गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल है बैचजीत बैच में, जहां पर आज हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का फाइनल रिवीजन फॉर 2024 के बोर्ड का। हम कहते हैं कि ये वॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। अब पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कौन से होंगे जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहे हैं, याद रखना। तो इसको पानी की इतनी आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए इसका कहने का मतलब है कि जो फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन है ना, उनको पानी की इतनी आवश्यकता की बात कर रहे हैं। हम 3 इवेंट्स की बात करते हैं। एक है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या क्या होगा, है ना। इसमें हमें पढ़ने हैं स्ट्रक्चर, सारे के सारे स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ना है फ्लावर का, ठीक है। इसमें हमने पढ़ने हैं कि कैसे गमीट्स बनेंगे, यानी गमीटोजेनेसिस पढ़नी है, और उन गमीट्स का ट्रांसफर पढ़ना है कि गमीट ट्रांसफर कैसे होंगे आपस में मिलने के लिए, है ना, जिसको हम बोलते हैं कि इन प्लांट्स पॉलिनेशन से होता है ये कार्यक्रम, ठीक है। तो वो आपको पढ़ना है, ठीक है। ये होगा प्री फर्टिलाइजेशन। फिर आपको पढ़ना है फर्टिलाइजेशन के बारे में, दैट इज कॉल्ड सिनगेमी। अभी मैं प्रॉपरली नहीं लिख रहा बिकॉज ये अभी मैं पढ़ा नहीं रहा, अभी तो सिर्फ बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। सिनगेमी पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको पढ़ने हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चीजें बनेंगी। जैसे फ्रूट के बारे में पढ़ना है, फ्रूट बन जाता है, सीड बन जाता है, एम्ब्रियो कैसे डेवलप होगा, है ना, एम्ब्रियोजेनेसिस, है ना, एंडोस्पर्म, ये सारे टॉपिक्स हैं। और इसके अलावा इस चैप्टर में आपको 2 ऐसी टेक्निक्स पढ़नी है, ऐसा कुछ, है ना, सिस्टम है भाई, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं आते हैं, दे आर नॉट मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये असेक्सुअल मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन के इन प्लांट्स, ठीक है। तो ये आप देख लो, है ना, एक बार कि आपको क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। लेट मी चेक कि आपको प्रॉपर्ली सब कुछ विजिबल है या नहीं। हाँ, बिल्कुल सही है। हम इस चैप्टर को बिल्कुल फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी स्टार्ट करेंगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मैंने पहला क्या लिखा है, स्ट्रक्चर्स, तो स्ट्रक्चर से ही स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर्स बता देता हूँ आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं इनमें। सबसे पहला अगर मैं फ्लावर की बात कर रहा हूँ, तो फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो कभी पूछी जाए कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें देखने को मिलेगी, तो एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलती है। बाकियों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो देखने को मिलती है, बट सीड वगैरह नहीं होता उनमें, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में होता है, बट फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स ही है, ठीक है। देखना ध्यान से, ये मैंने बना दिया एक फ्लावर का डायग्राम। ये फ्लावर है ना, ये सेपल, इस प्रकार से ये आपके पास फ्लावर है। दिस इज कॉल्ड पेटल ऑफ फ्लावर। पेटल कलर देता है फ्लावर को, अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। दिस पार्ट इज कॉल्ड मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, जो आपको सबसे पहले पढ़ना है। इसका नाम है स्टेमन। इसमें भी आपको 2 पार्ट्स दिख रहे हैं, वो मैं आपको तभी बताऊंगा जब हम पढ़ाएंगे, ठीक है। दिस इज फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसका नाम होता है पिस्टिल, या इसको कई बार हम कार्पेल भी बोल देते हैं, ठीक है। ये है सेपल। अब इन सबको अगर मैं एक फ्लावर में अरेंज करूंगा, तो देखो फ्लावर तो ऐसा 3D सा स्ट्रक्चर है ना, ये तो मैंने 2D ऐसे कट करके दिखाया, बीच से कट करोगे तो ऐसा दिखेगा, बट वो ऐसा 3D सा स्ट्रक्चर है। तो सबसे बाहर नीचे की तरफ सेपल का वॉल होगा, वॉल मतलब चारों साइड से सेपल्स होंगे, फिर चारों साइड से पेटल्स होंगे, चारों साइड से ये होगा, है ना, चारों साइड से, ये चारों साइड होंगे ना, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, ऐसे ऐसे लगा हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं, वॉल्स, WHORLS, वॉल्स बोलते हैं इसको हम। तो ये 4 वॉल्स हैं, जिनमें से 4 वॉल्स में से पेटल्स और सेपल के वॉल, कैलिक्स कोरोला, है ना, ये आपको नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं, बट स्टिल पता होना चाहिए तो बेटर है ना। पेटल और सेपल के वॉल को हम बोलते हैं कैलिक्स कोरोला। तो ये जो 2 वॉल्स हैं, कैलिक्स कोरोला, इनका कोई रिप्रोडक्टिव उसमें तो काम नहीं है ना, तो इसको हम बोलते हैं एक्सेसरी डक्ट्स नहीं, एक्सेसरी डक्ट्स नहीं यार, सॉरी, एक्सेसरी वॉल्स। और जबकि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का वॉल है उसको बोलते हैं एंड्रीशियम, फीमेल को बोलते हैं गाइनीशियम। ये दोनों आपको रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए, तो इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर दी एसेंशियल वॉल्स, ठीक है। अब ये तो हो गया फ्लावर के बारे में। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ जो एनसीईआरटी में नहीं है बट पता होनी चाहिए, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर वो है जिसमें कोई भी एक वॉल एब्सेंट है, तो वो इनकम्प्लीट है ना। ऑल वॉल्स आर नॉट प्रेजेंट, सारे वॉल्स प्रेजेंट ना हो उसमें, ठीक है, मतलब कोई भी एब्सेंट है तो वो इनकम्प्लीट है। और कंप्लीट फ्लावर जिसमें सारे वॉल्स प्रेजेंट है, ऑल वॉल्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना, ओके। तो ये आप देख सकते हो एक बार। अच्छा, एक और टर्म आता है यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर जिसमें या तो एंड्रीशियम हो या गाइनीशियम हो, है ना। अगर एंड्रीशियम है तो एंड्रीशियम किसका बना, स्टेमन का, उसको हम बोलते हैं स्टेमिनेट, स्टेमिनेट फ्लावर। अगर सिर्फ गाइनीशियम है तो उसको हम बोलेंगे पिस्टिलेट फ्लावर,
ठीक है ना, स्टेमिनेट पिस्टिलेट। यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा हुआ जिसमें दोनों प्रेजेंट, बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें बोथ एंड्रीशियम गाइनीशियम आर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये हो गया जनरल चीजें। अब हम आते हैं मेन जो है आपके पास फ्लावर के बारे में जो आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको इन्होंने स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में दे रखा है कि फ्लावर जो है वो बड़ा ही ब्यूटीफुल ऑर्गन होता है एक उसका प्लांट का, है ना, और इसको हम एम्ब्रियोलॉजिकल ब्यूटी भी बोल सकते हैं, जैसा नाम टर्म दिया हुआ है, तो वो आप देख लेना, एम्ब्रियोलॉजिकल एंड ब्यूटीफुल मार्वल्स, है ना, ये सब मेरे ख्याल से यूज हुआ है। तो मैं आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा है आपकी एनसीईआरटी ने। एक मिनट, है ना, कुछ कुछ चीजें पढ़ूंगा एनसीईआरटी से, बाकी तो यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये देखो, टू अ बॉटनिस्ट या टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये एक लाइन थी जो कि इंपॉर्टेंट है, तो इसे मैंने आपको बता दी। अब हम आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट पे। ठीक है, अब हम किस चीज की बात कर रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन की, तो वो भी थोड़ा सा समझा देता हूँ कि क्या होता है ना। पहले जो है ये स्टेम है ना, इसके सिर्फ टिप में ना फ्लोरल मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं। मेरिस्टम, पहले तो लीफ है ना, लीफ में फ्लोरल प्राइमोडिया प्रेजेंट होता है, और ऊपर यहाँ पे मेरिस्टमेटिक सेल्स होते हैं। मेरिस्टम है यहाँ पे मेरिस्टमेटिक सेल्स है। ठीक है, और यहाँ पे फ्लोरल प्राइमोडिया होता है ना। तो ये यहाँ से लीफ से यहाँ जाता है, पहले लीफ बनता है। ठीक है, याद रखना, पहले लीफ बनता है एक फ्लावर में, एक प्लांट में, तो ये लीफ से यहाँ पे जाता है। अब ये फ्लोरल प्राइमोडियम जो है, फ्लोरिजन होता है ऐसे ना, फ्लोरल प्राइमोडियम अभी कहाँ बन गया, फ्लोरिजन एक यहाँ पे एंजाइम है, तो वो यहाँ पे चला गया, है ना। अब वो जब इसके साथ मिक्स हुआ तो वो बना देता है फ्लोरल मेरिस्टम। फ्लोरल मेरिस्टम, मेरिस्टम मतलब जिसकी ग्रोथ होनी है, और फ्लोरल ग्रोथ मतलब फ्लावर बनेगा। अब इसके बाद फ्लावर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि देयर आर मेनी हार्मोनल चेंजेस, ये हार्मोन है ना फ्लोरिजन, देयर आर मेनी हार्मोनल चेंजेस गोइंग इन द प्लांट, जो कि फ्लावर बनाना हो उस टाइम पे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और अब हमारा मेन चैप्टर जो अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये सब तो ऐसी है जो कि आपको पता होगा तो भी ठीक है, ना पता होगा तो भी ठीक है, बट बताना तो मेरा फर्ज बनता है। ठीक है, मैं बुक को थोड़ा उल्टा करके रख दूंगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेन चैप्टर। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस, इसको हम बोलते हैं एंड्रीशियम का वॉल। एंड्रीशियम का वॉल जिसकी यूनिट कौन सी है, सिंगल यूनिट को क्या बोलेंगे, स्टेमन, है ना, अभी बताया पीछे, स्टेमन के ही मिक्सचर से स्टेमन को अगर मैंने ऐसे अरेंज कर दिया तो वो वॉल बन गया एक, और उसको हमने कह दिया एंड्रीशियम। ठीक है, तो अब मैं स्टेमन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इस प्रकार से होता है ना, ये रहा स्टेमन का स्ट्रक्चर। ये जो ऊपर है दिस इज कॉल्ड एंथर, एंड ये जो स्टॉक स्लेंडर स्टॉक लाइक फिलामेंट है, इसको बोलेंगे फिलामेंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। फिलामेंट नीचे और ऊपर दो एंड्स हैं, तो ऊपर वाले एंड को हम क्या बोलते हैं, नीचे वाले एंड को क्या बोलते हैं, नीचे वाले एंड को बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। याद रखना ना, अभी मैंने जैसे डायग्राम बनाया था फ्लावर का, तो उसमें ऐसे था ना, फ्लावर ऐसे नीचे ऐसे बल्ज्ड पार्ट दिखाया था कुछ मैंने, जहां पे सेपल थे वहां पे एक बल्ज्ड पार्ट था। इस बल्ज्ड पार्ट को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड थैलेमस। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है प्रॉक्सिमल एंड, ये थैलेमस के साथ जुड़ा होगा, है ना कहीं तो जुड़ा होगा, तो थैलेमस के साथ जुड़ा होता है ये, मतलब ऐसे जाता है आपके पास एंथर। अब कई बार थैलेमस के साथ जुड़ा हो सकता है, या कई बार पेटल्स के साथ भी जुड़ा हो सकता है। पेटल्स के साथ सोलेनेसी एक फैमिली होती है फ्लावर्स की, उसमें ज्यादातर जुड़ा होता है, बट आपको सिर्फ याद रखना कि पेटल और थैलेमस से जुड़ा हो सकता है। ठीक है, कैसे याद रखोगे कि ये नीचे वाला प्रॉक्सिमल है, देखो नीचे वाला प्रॉक्सिमल तो वो पेटल के साथ जुड़ा हो सकता है, ऐसे पीपी करके याद रख लो। और ऊपर वाले एंड को हम क्या बोल देंगे, डिस्टल एंड। डिस्टल एंड मतलब नीचे से दूर वाला एंड। ठीक है, डिस्टल एंड किससे जुड़ा है, एंथर के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये है आपके पास फिलामेंट स्टेमन के बारे में। एक प्लांट में या एक फ्लावर में नंबर ऑफ स्टेमन एंड शेप साइज जो है वो वेराई करता है। ठीक है, अलग अलग फ्लावर में अलग अलग तरह से होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए था, वो मैंने आपको बता दिया। बेसिफिक्स हो सकता है ना, बेसिफिक्स क्या होता है, इस प्रकार से बेस से एंथर निकल रहा है ना। ठीक है, बेसिफिक्स हो सकता है, वर्सेटाइल होते हैं, कई सारे एंथर्स होते हैं, बट वो आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ फिलहाल। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही हम आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एंथर, जैसे हमने एंथर बनाया ना इस प्रकार से था, देखो ये एंथर है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये दो मैंने ऐसे लोब टाइप बनाए, तो इसको मैं बोलता हूं बाय लोब, बिकॉज इसके दो लोब्स हैं। ठीक है, सेकेंडली अब मैंने एंथर को ऐसे कट कर दिया, ऐसे बीच से कट कर दिया, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। कोई भी चीज ऐसी थी तो उसको मैंने ऐसे कट कर दिया ऐसे, तो अब मुझे ऊपर से देखने से ऐसे दिख रहा है ना नीचे की तरफ। ठीक है, ऐसे खाली खोखला, तो अब मैंने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन ले लिया, तो टीएस मुझे कैसे दिख रहा है वो देखना। ये आपको इसका
ट्रांसवर्स सेक्शन दिख रहा है, क्या नीचे दिख रहा है, हाँ प्रॉपर दिख रहा है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन दिख रहा है। इसके सेंटर में एक टाइप के टिश्यू कह लो, है ना, जिसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना ऐसे कुछ कंपार्टमेंट्स कह लो, कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं थीका, ठीक है। कितनी साइड दिख रही है आपको इस एंथर की, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, तो इसलिए हमने इसको कहा कि 4 साइड दिख रही है, कोई भी 4 साइड वाली फिगर को क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल बोलते थे, तो दिस इज टेट्रागोनल बिकॉज हमें 4 साइडेड दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इस थीका के अंदर होता था माइक्रोस्पोरेंजियम, याद रखना माइक्रोस्पोरेंजियम मेल के केस में होगा और फीमेल के केस में होगा मेगास्पोरेंजियम। तो ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। कितने हैं, 1 2 3 4, तो टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। और हम इसको कहते हैं दिस इज डायथीकस, बोले थीका तो 4 है तो हमने डाई टर्म क्यों यूज किया, देखो जब हम थीका की बात कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ एक लोब के अंदर देखते हैं कितने थीका, ये एक लोब है, एक लोब के अंदर कितने थीका, 2 थीका, तो डायथीकस हम लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू लोब लिखते हैं, ठीक है। 2 थीका किसमें, इन 1 लोब, और ये पूरे एंथर की बात हो रही है कि पूरे एंथर में 2 लोब्स हैं, पूरे एंथर में 4 साइड्स हैं, पूरे एंथर में 4 माइक्रोस्पोर्स हैं और माइक्रोस्पोरेंजियम, सॉरी, ठीक है, और थीका एक लोब में 2 है, ठीक है। तो ये चीज होती है इसमें, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, मैं वॉल लेयर्स के बारे में भी चर्चा यहीं पे स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखना, इस माइक्रोस्पोरेंजियम की इसकी एंथर की वॉल लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सेल होता है सेंटर में, आर्कीस्पोरियल सेल, है ना, इधर सेंटर में एक सेल होता है आर्कीस्पोरियल सेल, जिससे माइक्रोस्पोर वगैरह सब कुछ ये माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगा, है ना। तो यहाँ पे आर्कीस्पोरियल सेल होगा, आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड करता है तो अपर पैरेटल सेल, ये चलो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, है ना, ये तो आपके काम का नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि यहाँ पे एक आर्कीस्पोरियल सेल होता है जो डिवाइड करता है फर्दर, और उससे सारी वॉल लेयर्स बनती हैं, ये आपको जानना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे बाहर वाली वॉल लेयर है ये सबसे बाहर वाली वॉल लेयर, इसका नाम है एपिडर्मिस, ये बाहर वाली वॉल लेयर, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, दिस इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर वाली वॉल लेयर ये जो मैंने अभी बनाई, दिस इज कॉल्ड एंडोथीशियम, दिस इज कॉल्ड एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। इसके भी अंदर ऐसी मल्टी लेयर्स होंगी इसके अंदर, ठीक है, जिनको हमने क्या कहा, मिडल लेयर्स, बिकॉज वो लेयर्स क्यों यूज किया मैंने, लेयर्स एस वाला वर्ड क्यों यूज किया, बिकॉज ये ज्यादा होती हैं, तो ये है आपके पास मिडल लेयर, जो कि 2 से 3 हो सकती है ना, सिंगल नहीं होती, ये 2 से 3 लेयर्स में प्रेजेंट होती है। इसके सबसे अंदर की तरफ, यानी कि इस थीका के अंदर, या कह लो इस माइक्रोस्पोरेंजियम के बिल्कुल बाहर वाली साइड जो है लेयर, वो प्रेजेंट है टेपेटम की लेयर, ये टेपेटम है, दिस इज नोन एज टेपेटम। ये जो बिल्कुल अंदर वाली लेयर है टेपेटम लेयर है, ठीक है। तो इनके बारे में पॉइंट्स मैं आपको आगे लिखवा देता हूँ, पहले इसको आप देख लो एक बार, है ना, आई होप एंड बिलीव अब मैं इसको मिटा सकता हूँ, ठीक है। हमने बात करी एंडोथीशियम, ठीक है, एपिडर्मिस रह गया, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड टेपेटम, इन सब की बात हो रही है। तो ये जो स्टार्टिंग वाली 3 लेयर्स हैं, इनका काम क्या है, इनका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी एंथर को। सेकेंडली ये डिहाइसेंस का काम करती है, डिहाइसेंस मतलब जब एंथर को खोलना होता है ना, खोलना होता है एंथर ने, ठीक है, जैसे मैंने एंथर का स्ट्रक्चर दोबारा बना देता हूं एक बार, है ना, इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। अब यहां से ना उसको फटना होता है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ डिहाइसेंस, डिहाइसेंस माने खुलना, है ना, तो यहां से खुल जाएगा वो जब पोलन ग्रेन बाहर निकलने हैं, है ना, एंथर से निकलेंगे तो इसको बोलेंगे लाइन ऑफ डिहाइसेंस, ठीक है। तो इन 3 लेयर्स का काम है डिहाइसेंस की, डिहाइसेंस में मदद करवाएंगे, इनको खुलने में मदद करेंगे, ठीक है। एंडोथीशियम के पास अल्फा सेलुलोसिक फाइबर्स होते हैं, याद रखने वाली चीज है सिर्फ, ठीक है, कुछ फाइबर्स हैं इसके पास प्रेजेंट, ठीक है। मिडिल लेयर 2 से 3 लेयर्स में प्रेजेंट होगी, इसका कारण क्योंकि इसने फूड स्टोर करना होता है। टेपेटम के अंदर कई सारी चीजें होती हैं, टेपेटम जो सबसे पहले चीज आपको पढ़ना है, ये कैलेस एंजाइम, एक एंजाइम है जो ये सिक्रीट करती है या बनाती है ना। सेकेंडली इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं यूबिश बॉडीज का काम होता है स्टोरेज का, तो ये स्टोरेज का काम करती है टेपेटम भी, ठीक है। और टेपेटम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नरिशमेंट करेगी, दिस नरिशेस द ग्रोइंग पोलन ग्रेन्स।
नरिशेस दी माइक्रोस्पोर्स कह लो या पॉलन कह लो, सेम ही बात है, माइक्रोस्पोर को तो बाद में पॉलन बनना है, नरिशेस दी माइक्रोस्पोर, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज का। अब नरिशमेंट के लिए जो फूड बनेगा वो यूबिश बॉडीज के अंदर ही स्टोर होता है, और स्पोरोपोलिन भी बनाता है टपेटम, है ना, स्पोरोपोलिन का फॉर्मेशन भी करता है टपेटम, ठीक है, बट वो आप आगे पढ़ेंगे कि स्पोरोपोलिन है क्या। सबसे पहले मेरे ख्याल से ये सब क्लियर है। अब इन लेयर्स के अलावा यहाँ पे जो ये थीका है ना, थीका के अंदर क्या प्रेजेंट था, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब जिस एरिया में माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम के हर सेल को, ये इसके अंदर जो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है ना, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ पे कई सारे सिमिलर से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, होमोजीनस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हमने क्या कहा, स्पोरोजीनस टिश्यू, बिकॉज सेल्स के ग्रुप से क्या बन जाता है, टिश्यू बन जाता है ना, तो जिसको हमने क्या कहा, स्पोरोजीनस टिश्यू कहा। और ये कहां पे प्रेजेंट होंगे, एट द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में, ठीक है ना, याद रख लो। तो यहाँ पे क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट है। अब मैं आता हूँ आगे, है ना, इस सबको आप नोट करना चाहो कर सकते हो, देख लो एक बार, है ना। अब मैं आता हूँ कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। माइक्रोस्पोरेंजियम में कौन से सेल्स हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू, है ना, स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू, हर सेल स्पोरोजीनस टिश्यू का एक मदर सेल बन जाता है ना, बिकम्स पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल कह लो या माइक्रोस्पोर का मदर सेल कह लो, है ना, बिकॉज पोलन और माइक्रोस्पोर सेम ही मान लो आप, है ना, माइक्रोस्पोर से ही पोलन ग्रेन बनता है आगे जाके, ठीक है। तो पोलन मदर सेल कह लो या माइक्रोस्पोर मदर सेल कह लो, हर एक सेल स्पोरोजीनस टिश्यू का क्या है, पोलन मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है। तो जैसे ये एक सेल है, एक पीएमसी, ये दूसरा पीएमसी, है ना, इनका ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ये प्लाज्मोडेस्माटा आपस से जुड़ा होता है, इसको अलग कर देते हैं, जहां हम सीधा अलग करने के बाद में ही पढ़ते हैं, बिकॉज आपकी एनसीईआरटी में दूसरा नहीं दिया होता, मैं डायरेक्ट आपको यही बता रहा हूँ। ये है आपके पास एक सेल, वन सेल किस चीज का, स्पोरोजीनस टिश्यू का, जिसको हमने क्या कहा, हर सेल क्या है, पीएमसी तो है, तो ये भी एक पीएमसी हुआ, ठीक है, दिस इज पोलन मदर सेल, और ये डिप्लॉइड है ना। अब इसमें होती है माइटोसिस, माइटोसिस के बाद बनते हैं चार, है ना, चार सेल्स बनते हैं ना आफ्टर माइटोसिस, तो इसको हमने क्या कहा, दीज आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम से क्या बने, माइक्रोस्पोर बने, ठीक है, दीज आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर का टेट्राड, चार है तो टेट्राड, ठीक है, माइक्रोस्पोर का टेट्राड बन गया। अब ये सारे सेल्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, ठीक है ना, बिकॉज ये माइटोसिस, बिकॉज ये मियोसिस से बने हैं, मियोसिस, ठीक है, मियोसिस माने जब डबल नंबर से हाफ पे हो जाए ना, ठीक है, तो ये है। अब इससे माइक्रोस्पोर बन गए। अब हम एक माइक्रोस्पोर को देखते हैं, ये एक माइक्रोस्पोर है, ये क्या, एक माइक्रोस्पोर, ये उसका न्यूक्लियस वगैरह है ना, ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोर है ये क्या करेगा, ये खुद को डिवाइड कर लेता है, बड़े असिमेट्रिकल स्पिंडल की फॉर्मेशन होगी, स्पिंडल का आता है जब डिवीजन में मदद करता है, असिमेट्रिकल स्पिंडल बनता है, उससे ही डिवाइड करता है। सबसे पहले तो इसकी लेयर्स भी बन जाती हैं, तो ये बन गई इनर लेयर जिसको हमने कहा इंटाइन, ये बन गई आउटर लेयर जिसको हमने कहा एक्साइन, दिस इज एक्साइन, दिस इज इंटाइन। और अब इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, तो डिवीजन कैसे होती है, बड़ी अनइक्वल डिवीजन होती है ना, बिकॉज अनइक्वल स्पिंडल बन रहा है, ठीक है। तो अब उसके कारण ये नोट कर लो इस साइड का, मैं उसको यहाँ पे डिवीजन दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर में ये वॉल लेयर्स वगैरह आ गई, ठीक है, और ये डिवाइड कर रहा है, तो अनइक्वल डिवीजन के कारण दो सेल्स बनते हैं, तो ये रहा पहला सेल और ये रहा दूसरा सेल, अनइक्वल माइटोसिस कह लो, है ना, ड्यू टू असिमेट्रिकल स्पिंडल, असिमेट्रिकल स्पिंडल होने के कारण अनइक्वल माइटोसिस हुई, ठीक है। अगर स्पिंडल सिमेट्रिकल होता तो दोनों साइड का माल पत्ता सेम होता और सिमेट्रिकल बनता। अब ये असिमेट्रिकल होने के कारण दो सेल बनेंगे, ये पहला सेल है, ये बड़ा वाला पहला सेल, इसको हमने कहा वेजिटेटिव सेल, ठीक है, वेजिटेटिव सेल, ठीक है, ये है न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल। बाद में क्या होगा इसके अंदर, जैसे यहाँ पे है ना, ये हो गया ऐसे ना, ये वॉल लेयर्स तो वेजिटेटिव सेल के बारे में बाद में आती हैं, ये सारी वॉल लेयर्स, तो ये मैं बाद में बना देता हूँ, ठीक है। अभी आप कैसे कंफ्यूज हो जाओगे कि वॉल लेयर्स पहले कैसे आ गई, ठीक है, ये वॉल लेयर्स बाद में बनती हैं, पहले ये सिर्फ क्या है, दिस इज माइक्रोस्पोर, ये एक माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर में क्या हुई, असिमेट्रिकल स्पिंडल के फॉर्मेशन के कारण अनइक्वल माइटोसिस हुई, उसके कारण दो सेल बने, एक वेजिटेटिव सेल और एक ये रहा स्पिंडल शेप्ड जेनरेटिव सेल,
विद डेंस साइटोप्लाज्म। इससे मुझे एक चीज याद आ गई जो पीछे स्किप हो गई, डेंस साइटोप्लाज्म विच फ्लोट। ये देखो कैसा है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो बैठा हुआ है ये, तो विच फ्लोट्स इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, है ना। तो ये जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल है। इसका नाम जनरेटिव सेल क्यों है? बिकॉज बाद में जाके यही है जो मेल गेमीट बनाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको नाम दिया आपने जनरेटिव सेल, ठीक है। अब इसके आसपास लेयर्स आ जाती हैं। तो ये पहली लेयर आ गई, इंटाइन बोलते हैं जिसको हम, इनर लेयर। और ये आउटर लेयर है एक्साइन। एक्साइन देखना कहीं कहीं पे नहीं होती प्रेजेंट, जैसे यहाँ पे मैंने छोड़ दी जगह, यहाँ पे जोड़ देते हैं, चलो इसको, ठीक है। दिस इज एक्साइन जो कि आउटर लेयर है, एंड दिस इज इंटाइन जो कि इनर लेयर है। इनके बीच का डिफरेंस आपको बता देता हूँ पहले। एक्साइन और इंटाइन, एक्साइन आपको दिख रही है आउटर लेयर, इंटाइन आपको दिख रही है इनर लेयर। एक्साइन में, एक्साइन जो है किस चीज की बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन। वही वर्ड आ गया जो मैंने कहा था कि टेपेटम रिलीज करता है, तो एक्चुअली लेयर्स टेपेटम वगैरह के ही कारण बनी होती हैं, स्पोरोपोलिनिन, है ना। और इंटाइन, इंटाइन किस चीज की बनी है? सेलुलोस एंड पेक्टिन की। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कहा कि मैं कुछ चीज बताना भूल गया, वो बता देता हूँ। टेपेटम में आप एक चीज याद रखना कि टेपेटम के सेल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। उनमें कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मतलब उनमें न्यूक्लियोकाइनेसिस हो रही है, तो कैरियोकाइनेसिस हो रही है, बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही। न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है बट सेल डिवाइड नहीं करता उनमें, है ना। तो इसलिए वो मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक सेल में कई सारे न्यूक्लियस होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। और इनका भी डेंस साइटोप्लाज्म होता है। जैसे हम जनरेटिव सेल का डेंस साइटोप्लाज्म है, वैसे उनका भी डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। अब एक्साइन आउटर है, इंटाइन इनर है। एक्साइन स्पोरोपोलिनिन से बनी है, इंटाइन सेलुलोज पेक्टिन से बनी है। एक्साइन डिसकंटिन्यूअस है कई कई जगह पे, है ना। देखो डिसकंटिन्यूअस, ये आगे डिसकंटिन्यूटी, ये आगे डिसकंटिन्यूटी, जहां पे प्रेजेंट नहीं है, मतलब एब्सेंट एट सम स्पॉट्स। और इन स्पॉट को हम क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड जर्म पोर। ये अपर्चर होते हैं, अपर्चर माने होल्स होते हैं एक्साइन के अंदर, जिनसे हम क्या कर सकते हैं? कितना टाइम हुआ? 21 मिनट। अरे यार टाइम तो ज्यादा लग रहा है। ये अपर्चर्स हैं जिनमें हम क्या करें, जिनसे क्या होगा? इनसे वेजिटेटिव सेल ऐसे ऐसे आके क्या बनाता है? जर्म पोर से जो ट्यूब बनती है, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब को यहां से निकलना होता है। तो ये जर्म पोर का फंक्शन है कि जर्म पोर क्यों प्रेजेंट है? ताकि पॉलन ट्यूब आसानी से निकल सके। क्योंकि जो ये एक्साइन है ना, किस किस की बनी? स्पोरोपोलिनिन। और स्पोरोपोलिनिन क्या है? अब मैं वो भी बता देता हूँ। स्पोरोपोलिनिन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है। मतलब वो किसी भी चीज से डिग्रेड हो ही नहीं पाएगा। मतलब आप उसमें एल्कली बेस डाल दो, एसिड डाल दो, कुछ भी डाल दो, वो हटेगा ही नहीं, टूटेगा ही नहीं, ठीक है। तो अभी टूटेगी ही नहीं। अगर पूरी तरह से कवर्ड होती तो क्या ये अपना पॉलन ट्यूब निकाल पाता? नहीं, है ना। तो ये पॉलन ट्यूब को निकालना ही है, उसी के लिए जर्म पोर है। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि यार पॉलन ग्रेन को ना हम स्टोर कर सकते हैं, उनकी हम फॉसिल बना सकते हैं उसके, तो फॉसिलाइजेशन में क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि उसके फॉसिल बन सकते हैं? बिकॉज वो स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ है यार। स्पोरोपोलिनिन को कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि वो प्रिजर्व कर सकते हो आप उनको फॉसिल के फॉर्म में, ठीक है। भाई कौन है? यस, ओके। तो ये डिसकंटिन्यूअस है और ये कंटिन्यूअस रहेगी हर जगह पे, ठीक है। इन टाइम देखो एक ही साथ में जा रही है ना। और साथ में एक चीज याद रखना कि जो डिसकंटिन्यूटी है इसको हम क्या बोले कि जर्म पोर यहाँ से निकलेगा, तो जर्म पोर बोलते हैं इसको। जर्म पोर क्यों है? ताकि आपके जो है पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन वो हो सके, ठीक है। सो विद दिस आपका ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट है। और अब देखना, ये है आपके पास पॉलन ग्रेन, इसको बोलते हैं मैच्योर पॉलन ग्रेन। दिस इज कॉल्ड नाउ मैच्योर पॉलन ग्रेन, जिसमें दो सेल आपको देखने को मिल रहे हैं, एक वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल के बारे में मैंने बताया नहीं ना आपको, तो वेजिटेटिव सेल लार्ज सेल होगा, लार्ज सेल होगा जिसका इर्रेगुलर न्यूक्लियस होता है। दिस इज इर्रेगुलर न्यूक्लियस। और इसके साथ इसके अंदर कई सारे वैक्यूल होंगे जिसमें ये फूड वगैरह स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो वो आप याद रखना ना कि वेजिटेटिव सेल का काम क्या है? फूड का स्टोरेज का काम भी वेजिटेटिव सेल ही करता है, ठीक है। आई होप एंड बिलीव आप कर लेंगे अब, है ना। अभी टू सेल्ड स्टेज है पॉलन ग्रेन की, ठीक है। तो टू सेल्ड पॉलन ग्रेन 60% फ्लावरिंग प्लांट्स में, इस टू सेल्ड पॉलन ग्रेन जब बन गया, ये वाला सेल, ये वाला ऐसे पॉलन ग्रेन जब बन गया ना, दो सेल्स, एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल, जब ये बन गया, ठीक है। इसमें मैंने स्पिंडल शेप लिखवाया है, स्पिंडल शेप लिखवाया, ठीक है। जब ये बन गया उस टाइम पे ही ये शेड ऑफ हो जाता है 60% में, इसी टाइम पे शेड कर देगा, एंथर जो है पॉलन ग्रेन को रिलीज कर देगा, ठीक है। बट बाकियों में कैसा होगा? जैसे 40% रह गए, उनमें क्या होगा वो बाद में पता करेंगे हम, जब हम आपको क्या बताएंगे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन या पॉलन ट्यूब का जब बनना सिखाऊंगा तब बताऊंगा वो। बट आपको ये याद रखना कि 60% में इसी स्टेज पे जब दो सेल्स हैं तभी पॉलन ट्यूब, मतलब पॉलन ग्रेन जो है वो रिलीज हो जाता है, शेड ऑफ हो जाता है फ्रॉम दी एंथर, ठीक है। अब विद दिस आपका जो सारा मेल का पार्ट है ना, वो मैंने क्लियर करवा दिया गया है आपको, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एनसीईआरटी से भी कि कुछ छूट ना गया हो यार, है ना, क्योंकि 21 मिनट में हमने करवाया है तो कुछ छूट भी सकता है ना। हाँ, प्री फर्टिलाइजेशन ये सब, बायलोब्ड डाइथिकस, ये सब पॉलन सैक, अच्छा
ये सब मैंने बता दिया, पोलन ग्रेन के बारे में बता दिया। पोलन ग्रेन, ये चीज याद रख लो, पोलन ग्रेन के डायमीटर के बारे में दिया हुआ है, 20 से 25 माइक्रोमीटर होता है इनका डायमीटर, ठीक है। और एक और चीज, पोलन ग्रेन में आपको कई सारे डिजाइन मिल सकते हैं एक्साइन के, ठीक है। और यहाँ पे हाँ, मेल गमीटोफाइट बताना भूल गया, बाकी तो हो गया सारा, है ना। बिगर ये सब मैंने पहले बता दिया। अब हम आएंगे आगे, पोलन से कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं, फिर हम पिस्टल वगैरह का कार्यक्रम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 20 से 25 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है पोलन ग्रेन का, एक चीज ये। और एक चीज होती है गेमीटोफाइट का कंसेप्ट। गेमीटोफाइट क्या होता है? गेमीटोफाइट वो पार्ट होता है जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर से गमीट बनना हो, या जिसके अंदर गमीट हो प्रेजेंट, ठीक है। तो पोलन ग्रेन में अभी देखा ना, गमीट नहीं बना अभी, ठीक है। जनरेटिव सेल से गमीट बनता है, ठीक है। अभी मैंने गमीट तो बनाया ही नहीं यार, अभी तो सिर्फ जनरेटिव सेल बना। इसको हमने जो पूरा प्रोसेस था ना, ये टेट्राड बना है ना, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। टेट्राड बनने तक ये माइक्रोस्पोर बन गया, उसके बाद पोलन ग्रेन में डेवलप हो रहा है, वो माइक्रोस्पोर में डेवलपमेंट हो रही है पोलन ग्रेन तक बनने की, ठीक है। अब पोलन ग्रेन तो बन गया, मैच्योर पोलन ग्रेन में जनरेटिव सेल है ना, बट उसमें गमीट थोड़ी है। तो जिस है तो वो पोलन ग्रेन के अंदर ही ना, गेमीटोफाइट जनरेटिव सेल, जिससे गमीट बनने हैं बाद में, वो तो पोलन ग्रेन के अंदर ही है। तो इसीलिए हम पोलन ग्रेन को ही मेल गमीटोफाइट बोलते हैं, बिकॉज मेल का जो गमीट है वो पोलन ग्रेन के अंदर से ही बनेगा। तो इसलिए हमने क्या कहा कि पोलन ग्रेन जो है वो मेल गमीटोफाइट है। एंड सिमिलरली एम्ब्रियो सैक, दैट इज फीमेल गेमेटोफाइट, याद रखना ये चीज, ठीक है। अभी आगे आएगी तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू पोलन, वो, ठीक है। तो पोलन एलर्जी सबसे पहला था। पोलन एलर्जी सिर्फ बोल के समझा दो क्या, इसमें लिख के ही समझा देते हैं, लिखने तो मतलब है नहीं वैसे इसमें कुछ भी समझाने वाला, बट स्टिल पोलन एलर्जी कई लोगों को पोलन ग्रेन से एलर्जी हो सकती है। एलर्जी मतलब ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, है ना, कोई ऐसी रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है ना, ब्रोंकाइटिस हो सकता है ना। तो ये सारी डिजीजेज हो सकती है पोलन एलर्जी के कारण, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सब रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकते हैं, देखना। सेवियर एलर्जी, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन हो सकते हैं, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। अब इसका कारण है, एक इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है पार्थेनियम का। पार्थेनियम एक प्लांट है जिसका पोलन ये सब काम करवा सकता है, मतलब ये एलर्जी वगैरह इसके पोलन से हो सकती है। एक मिनट, हाँ ठीक है। पार्थेनियम, पार्थेनियम को हम बोलते हैं कैरेट ग्रास, और ये इंडिया में पहले नहीं होती थी, बट हमने जब वीट को एक्सपोर्ट किया, वीट को इंपोर्ट किया इंडिया में, उसके साथ ही आ गई। अब तो ये हर जगह मिलती है, हर जगह मिलने को हम बोलते हैं यूबिक्विटस, ठीक है। यूबिक्विटस टर्म याद रख लो, हर जगह मिलने को हम बोलते हैं यूबिक्विटस, ठीक है। तो आई होप एंड बिलीव ये आपको क्लियर है पोलन एलर्जी के बारे में। इसके बाद हम आते हैं पोलन फूड के बारे में। पोलन फूड, पोलन फूड मतलब हम पोलन ग्रेन को खा भी सकते हैं, इसके टैबलेट, सिरप्स, ये सब भी आते हैं। और ये हम रेस के जो हॉर्सेज हैं, एथलीट्स हैं, इनको भी खिला सकते हैं ताकि ये और ज्यादा तेज भागे, बिकॉज इनमें एनर्जी होती है, ये न्यूट्रिटिव होते हैं, है ना, हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पोलन बैंक्स, पोलन बैंक, जैसे आपको पता है सीमन बैंक होते हैं, स्पर्म बैंक होता है ना, वैसे ही पोलन का भी बैंक होता है, उसको हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। हमने क्या किया, पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करके रख लिया, और इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं इन लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, जहां पर टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए कह रहा हूं याद करना है इस चीज को, ठीक है। इसको बोलते हैं हम पोलन बैंक, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब हम पोलन ग्रेन को स्टोर कर रहे हैं, उसको प्रिजर्व करके रख रहे हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, उसको बंद करके रख रहे हैं -196 डिग्री सेल्सियस के कारण, सेल्सियस के टेम्परेचर में। तो मेरे ख्याल से अब ये सारा काम हमने कर लिया। एक चीज रहेगी, पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी, वायबिलिटी मतलब कितने टाइम के अंदर अंदर, मतलब वो टाइम लिमिट बता दो कि जब तक पोलन ग्रेन जर्मिनेट करने के काबिल है, उसके बाद नहीं है, ठीक है। जैसे लाइफ टाइम कह लो पोलन ग्रेन की, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पोलन वायबिलिटी, कि कितने टाइम के अंदर अंदर अगर वो पहुंच गया स्टिग्मा के ऊपर तो वो जर्मिनेट कर जाएगा, है ना, उसको बोलते हैं पोलन वायबिलिटी। 30 मिनट्स दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, 30 मिनट्स दिया हुआ है राइसेस के लिए, राइस के लिए, व्हीट के लिए, है ना, लेगुमिनेसी, कुछ फैमिलीज भी दी हुई है मेरे ख्याल से। लेगुमिनेसी के लिए दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ, रोजेसी के लिए, लेगुमिनेसी के लिए, सोलनेसी के लिए मंथ तक दिया हुआ है, ठीक है। रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलनेसी, मंथ तक, रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलनेसी, इनके लिए कहा कि कई सारे महीने होते हैं, इनका पोलन जो है वो वायबल रहता है कई सारे महीने तक, मतलब कई सारे महीने भी अगर वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचने में लगा दे तो भी वो वायबल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फीमेल पार्ट के बारे में अब हम स्टडी करने वाले हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम बोलते हैं गायनीशियम, है ना, गायनीशियम का वॉल।
तो मैं गाइनीशियम की एक यूनिट बना रहा हूं इस प्रकार से, इसको हम बोलते हैं कार्पेल। ठीक है, इसका बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट है स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। इट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन, कि पॉलन जब आएगा ना मेल से तो यहाँ पे जाके लैंड करेगा। ठीक है, यह स्टाइल, स्टाइल के अंदर कई सारे कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जो कि पॉलन ट्यूब बनाने में मदद करता है। ठीक है, और ये लॉन्ग सा स्लेंडर सा पार्ट है जो कि हाइट देगा इसको स्टिग्मा को, ताकि वो जल्दी से जल्दी क्या पकड़ सके, जो ये पॉलन ट्यूब आ रहा है, पॉलन ग्रेन आ रहा है, उसको पकड़ सके। स्टिग्मा स्टाइल क्या है? लॉन्ग स्लेंडर पार्ट है। ठीक है, और इसके अंदर कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं, कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं ताकि वो कंडक्ट कर सके आगे उसकी ग्रोथ, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को। ठीक है, यहाँ पे ये जो बल्ज्ड पार्ट है, बल्ज्ड पार्ट, इट इज कॉल्ड ओवरी, जो कि बाद में फ्यूचर में फ्रूट बनेगी, आफ्टर रिप्रोडक्शन वो फ्रूट बनती है। यहाँ पे ये है ओव्यूल्स, जो कि प्लेसेंटा के साथ, ये थी ना ओवरी, तो ये ओवरी के साथ प्लेसेंटा की मदद से जुड़े होते हैं, है ना। प्लेसेंटेशन आपने पढ़ा था क्लास 11 में, वो जानने की आवश्यकता नहीं। तो ओव्यूल, ओव्यूल जो है वो फ्यूचर में, यानी कि आफ्टर रिप्रोडक्शन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनेंगे? सीड बनेंगे। तो ये फ्यूचर सीड है ओव्यूल। ठीक है, अब हम ओव्यूल के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये देख लो एक बार। अच्छा, यहां से एक और चीज होती है कि कार्पेल कितने प्रेजेंट है। अगर तो एक कार्पेल प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पेलरी, है ना, मोनोकार्पेलरी। पर अगर कई सारे कार्पेल प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी। अब ये दो केसेस हो सकते हैं, कई सारे प्रेजेंट तो हैं बट वो कई सारे चिपके हुए हैं, चिपके हुए हम बोलते हैं फ्यूज्ड, फ्यूजन के लिए यूज करते हैं सिन टर्म, है ना। तो सिन कार्पस मतलब फ्यूज है, और एपोकार्पस माने फ्री है। सिन कार्पस जो फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड आपको देखने को मिलते हैं मिशेलिया में और हिबिस्कस में। मिशेलिया एंड हिबिस्कस, लेट मी चेक, एक मिनट। मिशेलिया नहीं, पेपावर और हिबिस्कस में है ना, पेपावर और हिबिस्कस में है, पेपावर आएगा यहाँ पे। और मिशेलिया में फ्यूज नहीं होते, मिशेलिया में फ्री होते हैं। सामने आपको डायग्राम दिखा हुआ मिल जाएगा पेज पे। ठीक है, तो वहां से आप उसका डायग्राम जरूर देख लेना। अब हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे ओव्यूल के स्ट्रक्चर पे, तो हमारे सिलेबस में जो ओव्यूल है दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल मतलब जो पूरा 180 डिग्री घूम के आए, है ना। तो वो मैं आपको अभी बना के दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे डायग्राम आपको बना हुआ है एनसीईआरटी में, वो उसी प्रकार से दिखा रहा हूँ मैं भी। ठीक है, बड़ा गंदा डायग्राम बनाया गया है। इस प्रकार से मैंने डायग्राम बना दिया। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं इसे। ठीक है, अब इसके जो सेंटर में सारे सेल्स होते हैं, दे आर ऑल डिप्लॉयड, बिकॉज अभी ये सारे 2n सेल्स हैं, डिप्लॉयड सेल्स हैं, और ये इन सेल्स को हम खोल देते हैं न्यू सेल्स के सेल्स हैं। ये दे आर द सेल्स ऑफ न्यू सेल्स। ठीक है, न्यू सेल्स, और ये न्यूट्रिटिव होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिटिव। ये यहाँ पे प्लेसेंटा होगा, प्लेसेंटा मतलब ये ओवरी है इसके, और ओवरी से ही जुड़ा हुआ ओव्यूल है, ये ओव्यूल है। दिस इज एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस मतलब जो 180 डिग्री से घूम के आ रहा है ना। तो आप एनाट्रोपस टर्म याद रखना, रख लो, नहीं रखना चाहते मतलब सिर्फ ओव्यूल याद रख लो। ये ओवरी है, ओवरी से जिस पार्ट से ये जुड़ा हुआ है दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मदद करता है इसको ओवरी से जोड़ने के लिए। तो प्लेसेंटा द पार्ट व्हिच कनेक्ट्स द दिस टू ओवरी। देन दिस इज फ्यूनिकल। फ्यूनिकल वो है एक सा लॉन्ग सा पार्ट, लॉन्ग सा पार्ट जो स्टॉक लाइक पार्ट है। ठीक है, जो कि इस ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ जोड़ के रखता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हाइलम, इसको बोलते हैं हाइलम। हाइलम क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, वो पॉइंट जहां पे ओव्यूल फ्यूनिकल के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, ये जो आपको मैंने ऐसे वॉल्स ही बनाई है ना, इनको बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स, इंटेगुमेंट्स बाद में क्या बनेंगे? सीड कोट बनेंगे, है ना। ये क्या कर रहे हैं? न्यू सेल्स को कवर करके बैठे हुए हैं, इंटेगुमेंट्स। ठीक है, ठीक है ना, तो ये है इंटेगुमेंट। अच्छा, जहां पे ये न्यू सेल्स के आसपास इंटेगुमेंट एब्सेंट है, इस एंड को हम बोल देते हैं माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर, इसके ऑपोजिट एंड को बोल देते हैं चलाजल एंड। चलाजल एंड को हम बेसल पार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रख लो। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड या चलाजल एंड को बेसल पार्ट भी बोलते हैं हम एक ओव्यूल का। तो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अब इसमें जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब होती थी तो माइक्रोस्पोरेंजियम का हर सेल, सॉरी स्पोरोजेनियस टिश्यू का हर सेल क्या है? हर सेल क्या बन जाता था? पीएमसी। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें न्यू सेल्स का सिर्फ एक ही सेल एमएमसी बनता है। तो ये वो एक सेल है जो डिफरेंशिएट हो गया इनटू मेगास्पोर मदर सेल। अब ये एमएमसी है, मेगास्पोर मदर सेल है। इसमें एमएमसी का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वो मेगास्पोर मदर सेल की बात हो रही है। ये एमएमसी बन गया, इसमें भी मियोसिस होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एमएमसी, मियोसिस हुई, टेट्राड तो बनता है
है ना। तो मैं इसे टेट्राड बना देता हूँ डायरेक्ट, मियोसिस हो गई, बधाई हो, मियोसिस हो गई। ऐसे 4 सेल्स बन गए जिनको हमने बोला मेगास्पोर। ये क्या है, मेगास्पोर, मेगास्पोर का टेट्राड है ये, ठीक है। बट इस टेट्राड में से 3 डीजनरेट कर जाएंगे, सिर्फ एक बचेगा, जो बचेगा वो होगा चलागन एंड की तरफ, जो 3 डीजनरेट होंगे वो होंगे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। ये डीजनरेट हो गए, एक ही बचा, इसको हमने क्या कह दिया, एम्ब्रियो सैक। दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक याद करो क्या था, फीमेल गेमेटोफाइट। अब ये एम्ब्रियो सैक है, ये खुद को डिफरेंशिएट कर लेता है एम्ब्रियो सैक में, है ना। बाकी सब डीजनरेट, सिर्फ एक ही है जो खुद को डिफरेंशिएट कर पाएगा। और अब मैं उसको ऐसे सेंटर में बना रहा हूं, ये आ गया चलाजलैंड की तरफ प्रेजेंट होगा ये, तो ये एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, एम्ब्रियो सैक है ये, और ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एम्ब्रियो सैक कैसे कैसे आपस में मतलब बाद में डेवलप करेगा, बिकॉज अभी एम्ब्रियो सैक तो बन गया, बट एम्ब्रियो सैक के अंदर भी तो गेमेट बनने चाहिए ना। गेमेट नहीं तो सिर्फ वो, जैसे उसमें जनरेटिव सेल बना, यहाँ पे भी कुछ ऐसा सेल बन जाए जिसमें सिर्फ एक बार डिवीजन हो तो गेमेट बन जाए, ठीक है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इससे हम गेमेट बनाएंगे, इसके अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर गेमेट बनाने हैं, बिकॉज एम्ब्रियो सैक क्या है, फीमेल गेमेटोफाइट है। गेमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर गेमेट बनते हैं, गेमेट होते हैं, ठीक है। तो वो इसके अंदर गेमेट बनाने हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ कि कैसे बनेगा, ठीक है। एम्ब्रियो सैक देखना, अब मैं सिर्फ एम्ब्रियो सैक की तरफ ध्यान दूंगा। एम्ब्रियो सैक है और ये चलाजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है। ये एम्ब्रियो सैक का न्यूक्लियस है। एम्ब्रियो सैक में सेल डिवाइड नहीं करेगा, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है, ठीक है। एक बार डिवाइड किया तो सेल तो उतने ही रहे, न्यूक्लियस 2 हो गए। 2 बार डिवाइड किया तो न्यूक्लियस 4 हो गए। 3 बार डिवाइड किया, नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके बना देता हूँ, है ना। 1 बार डिवाइड किया तो 2 न्यूक्लियस, 2 बार डिवाइड किया तो 4 न्यूक्लियस, 3 बार डिवाइड किया तो 8 न्यूक्लियस। और वो कैसे लग जाते हैं, 1 2 3 4, 4 माइक्रो चलाजल की तरफ, 4 माइक्रोपाइलर की तरफ। जब भी आप ऐसा डायग्राम बना रहे हो तो CMCME जरूर लिखना आपको, MC कोई नहीं बोलेगा, हाँ बोल सकते हो वैसे तो, है ना। तो ये कितनी बार डिवीजन हो रही है, 3 बार डिवीजन हो रही है। इसमें हो क्या रहा है, कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहा है, बट साइटोकाइनेसिस मतलब सेल पूरा डिवाइड नहीं कर रहा, नहीं सिर्फ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा, कैरियोकाइनेसिस हो रही है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। और ऐसे डिवीजन को हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी। अब यहाँ पे एक सेल था, एक ही न्यूक्लियस था, यहाँ पे एक सेल 2 न्यूक्लियस, एक सेल 4 न्यूक्लियस, एक सेल में 8 न्यूक्लियस, तो यहाँ पे 8 न्यूक्लिएटेड सेल आ गई, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। सेल वॉल फॉर्मेशन होने से पहले एक न्यूक्लियस यहाँ से, एक न्यूक्लियस यहाँ से सेंटर में आ जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं सेंट्रल न्यूक्ली, बिकॉज ये सेंटर में आ गए तो सेंट्रल न्यूक्ली बोल दिया इनको हमने, ठीक है। और बाकी अब सेल वॉल बना लेते हैं। ये आ गई इसकी, इस न्यूक्लियस की सेल वॉल, इस न्यूक्लियस की सेल वॉल, इस न्यूक्लियस की सेल वॉल, इसकी सेल वॉल, इसकी सेल वॉल, इसकी सेल वॉल, एंड सिमिलरली ये 2 न्यूक्लियस जो है एक ही सेल वॉल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये 2 न्यूक्लियस एक ही सेल वॉल के अंदर आ जाते हैं। तो ये आपके पास बन गया डेवलप्ड फुल्ली मैच्योर एम्ब्रियो सैक, जिसको हमने कहा फुल्ली मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट। अब इसमें देखना, जो चलाजलैंड की तरफ 3 सेल्स हैं, दे आर कॉल्ड एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स का काम हमें अभी तक पता नहीं चला। ये जो 2 सेल हैं आसे पासे वाले, इनको हमने कहा सिनर्जिड्स। ये है आपके पास एग सेल, सेंटर में एग सेल। सिनर्जिड्स में ऐसे कुछ ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हमने कहा फिलीफॉर्म एपैरेटस। फिलीफॉर्म एपैरेटस, देखना यहां से ना पोलन ट्यूब एंटर होती है माइक्रोपाइलेंट से, तो माइक्रोपाइल में इंटेगुमेंट प्रेजेंट नहीं है। अगर इंटेगुमेंट प्रेजेंट होते तो पोलन ट्यूब कैसे आ पाती, बताओ। तो इसमें पोलन ट्यूब यहां से एंटर होगी, मतलब जो मेल गमीट है वो यहां से आएगा, है ना। तो मेल गमीट को गाइड करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो वो फिलीफॉर्म एपैरेटस का काम है कि मेल गमीट को गाइड करेगा, ठीक है। गाइड्स द मेल गमीट, कि मेल गमीट को गाइड करके फीमेल गमीट तक पहुंचा देता है, ठीक है। ये सेंट्रल न्यूक्ली, ये सेंट्रल सेल होती है, सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के पास कितने न्यूक्ली हैं, 2 न्यूक्लियस है, ठीक है। पोलर न्यूक्ली भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारा डायग्राम जो मैंने बनाया ये क्लियर होगा। अब इसमें कितने सेल दिख रहे हैं, 1 सेल, 2 3 4 5 6 7 सेल दिख रहे हैं, बट न्यूक्लियस 8 है, बिकॉज सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहिए। नाउ विद दिस आपका जो है फीमेल गमीट तैयार है, बट अभी मेल गमीट तैयार नहीं है। मेल में तो अभी सिर्फ जनरेटिव सेल बनाया। अब मैं आपको बताता हूँ पॉलिनेशन के बारे में, है ना। पॉलिनेशन की तरफ चलते हैं, है ना, बिकॉज मैच्योर पॉलन ग्रेन तो बन चुका है ना। मैच्योर पॉलन ग्रेन में सिर्फ 2 ही सेल्स हैं, अगर 2 की जगह 3 होते तो वो भी मैच्योर ही है, बट 2 वाला भी मैच्योर ही पॉलन ग्रेन में गिना जाएगा, ठीक है। 2 सेल वाले पॉलन ग्रेन जो कि 60% में होते थे, है ना, 60% में ट्रांसफर हो जाता है 2 सेल पे ही, तो वो कितने कौन कौन से सेल, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, उसमें भी गमीट नहीं बना, ठीक है। बट उसमें गमीट बाद में बनता है, जब पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही होती है ना, उसी टाइम पे गमीट बन जाता है, ट्यूब फॉर्मेशन टाइम पे, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनेशन के बारे में।
पोलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर जाएगा ना। स्टिग्मा क्या था? लैंडिंग प्लेटफॉर्म। याद रखो, लैंडिंग प्लेटफॉर्म को पोलन। कितना टाइम हुआ? 40 मिनट्स। ओह माय गॉड, 1.5 घंटा लग जाएगा यार इस चैप्टर को कल, बिकॉज अभी हम पोलिनेशन पे हैं। पोलिनेशन के बाद ये डिवाइसेस वगैरह है, लग जाएगा थोड़ा सा टाइम, मतलब 1 घंटा 15 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को निपटा दूं, कर लें पूरा कंप्लीट, है ना। रिविजन हो रही है वैसे भी, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ आइदर सेम फ्लावर। सेम फ्लावर का भी तो हो सकता है अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो, सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर, है ना, दूसरे फ्लावर का भी तो हो सकता है। अगर सेम फ्लावर है तो उसको हम बोल देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर क्रॉस दूसरा फ्लावर है, अनदर फ्लावर है, किसी और फ्लावर में जा रहा है, उसको हमने कहा क्रॉस पॉलिनेशन। बट जरूरी थोड़ी है कि 100% क्रॉस पॉलिनेशन हो या 100% सेल्फ पॉलिनेशन, तो वो चीज अभी देखते हैं, है ना। 3 तरह की पॉलिनेशन हो सकती है। बोले ये तो 2 ही दिख रही है, बताता हूँ 3 कैसे हो सकती है, वो भी बताता हूँ। तीन तरह की पॉलिनेशन हो सकती है। सबसे पहला है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन होगी। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम ही फ्लावर है, और अगर फ्लावर सेम है तो प्लांट भी तो सेम ही होगा ना। एक ही फ्लावर, सेम ही फ्लावर, तो सेम ही प्लांट प्रेजेंट होगा, ठीक है। मतलब जैसे ये प्लांट है, ये रहा फ्लावर, ये इसका पिस्टल और ये स्टेमन, है ना, एंथर से यहाँ पे ही चला गया, बस ये सेल्फ पॉलिनेशन है, ऑटोगेमी, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन, सेम फ्लावर सेम प्लांट। इसमें सबसे पहले तो जरूरी थोड़ी हर टाइम ऑटोगेमी हो ही हो, है ना। जब भी कोई फ्लावर ओपन है, खुला हुआ फ्लावर है, तो खुले हुए फ्लावर को हम बोलते हैं कैस्मोगेमस फ्लावर। कैस्मोगेमस फ्लावर, खुला हुआ फ्लावर मतलब कैस्मोगेमस फ्लावर। तो कैस्मोगेमस फ्लावर्स में बड़े कम चांसेस होते हैं, रेयर है कि ऑटोगेमी होगी। तो इसीलिए हमने क्या देखा कि कई फ्लावर्स में, जैसे ऑक्सैलिस हो गया, है ना, यहाँ पे आपको नाम दिए हुए हैं, ऑक्सैलिस वियोला, है ना, और दिया है कॉमेलिना, है ना। ये 3 फ्लावर्स ऐसे हैं जिनमें आपको कहती है एनसीईआरटी की कैस्मोगेमस फ्लावर्स यानी ओपन फ्लावर्स भी देखने को मिलता है और क्लोज्ड फ्लावर भी देखने को मिलते हैं। क्लोज्ड फ्लावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? क्लिस्टोगेमस फ्लावर से। वो डेवलप हो चुका है उसमें सब, बट वैसे बंद है। अब बंद होने के कारण इसका मेल पार्ट भी अंदर है, फीमेल पार्ट भी अंदर है। अब अगर मेल चाहे कि वो क्रॉस पोलिनेशन करे, पर ये फ्लावर तो बंद है, तो उसके मेल से उसी के फीमेल के अंदर जाता है। तो ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स जो है, इनमें 100% ऑटोगेमी होगी, 100% सीड जो है हमें मिलेगा। मतलब इसमें अशोर्ड सीड सेट हमें मिलता ही मिलता है, सीड हमें मिलेगा ही मिलेगा। इसमें क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में। और यूनिसेक्सुअल होगा तो भी प्रमोट होता है कि ऑटोगेमी हो, बट जरूरी थोड़ी है ना। यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और क्लिस्टोगेमस है। और एक और चीज आती है होमोगेमी। होमोगेमी होनी चाहिए, मतलब ऐसा हो कि जब स्टेमन रिलीज कर रहा है, एंथर रिलीज कर रहा है पोलन ग्रेन, उसी टाइम पे जो है पिस्टिल वो रेडी हो। इट शुड बी ससेप्टेबल टू टेक दैट पोलन, है ना। तो दोनों को सिंक्राइज्ड वे में, मतलब एक टाइम पे ही दोनों क्या हो, डेवलप हो, ठीक है। उसको हमने कहा होमोगेमी। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन, तो नेक्स्ट टाइप कौन सी है आपके पास? गायटोनोगेमी। गायटोनोगेमी क्या है? गायटोनोगेमी में हम बोलते हैं कि इट इज नॉट ट्रू क्रॉस पोलिनेशन। ट्रू क्रॉस पोलिनेशन नहीं है, बट क्रॉस पोलिनेशन इसको कह सकते हो। कैसे? देखना, जैसे ये एक फ्लावर, ये दूसरा फ्लावर, बट प्लांट सेम है, याद रखना, प्लांट सेम है, ठीक है। इसके आंसर से इसके स्टिग्मा पे पहुंच गया, ठीक है। फ्लावर अलग अलग है, प्लांट सेम है, तो डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट, प्लांट सेम, फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। इनको बोलते हैं गायटोनोगेमी। इस टेक्निक को बोलते हैं गायटोनोगेमी हो रही है, ठीक है। और इसमें ऑफ कोर्स इसमें क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स नहीं होने चाहिए, कैस्मोगेमस फ्लावर्स होने चाहिए। यूनिसेक्सुअल भी चलेगा, बाइसेक्सुअल भी चलेगा, बिकॉज बाइसेक्सुअल में भी तो हो सकता है। और अगर यूनिसेक्सुअल होता, मान लो इसके पास एंथर है ही नहीं और इसके पास ये पार्ट है नहीं, तो इसमें भी तो हो सकता है, राइट। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकता है। थर्ड है जीनोगेमी। जीनोगेमी को हम बोलते हैं दिस इज ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज इसमें क्या है देखना, ये एक फ्लावर जिसके ऊपर सिर्फ एक प्लांट है जो सिर्फ मेल पार्ट वाला फ्लावर है जिसके ऊपर, और ये दूसरा प्लांट जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट वाला फ्लावर है। तो यहाँ पे ऐसे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। प्लांट भी अलग अलग है, फ्लावर भी अलग अलग है ना। डिफरेंट प्लांट है और डिफरेंट ही फ्लावर है, फ्लावर भी अलग अलग, प्लांट भी अलग अलग। और इसमें
इसमें देखना वेरिएशन जो है वो सबसे ज्यादा होगी इसमें, बिकॉज इसमें आइडेंटिकल बच्चा नहीं होगा, जेनेटिकली नॉट आइडेंटिकल, जो भी ऑफस्प्रिंग होगी वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है। जबकि इन दोनों केस में क्योंकि प्लांट सेम है तो जो ऑफस्प्रिंग होगी वो भी जेनेटिकली सिमिलर होगी। याद रखना दोनों केसेस में जेनेटिकली सिमिलर प्लांट आपको देखने को मिलता है जो बनेगा, है ना, बाद में। ठीक है, तो ये ऑटोगेमी, गैमेटोगेमी, जीनोगेमी भी हमने कंप्लीट कर लिया। विद दिस आपका पॉलिनेशन का एक पार्ट तो कंप्लीट होता है कि पॉलिनेशन हो कैसे रही है, मतलब किस तरह से हो रही है। अब इसको कौन करवा पा रहा है उसकी तरफ हम चलते हैं कि इसमें से क्या क्या हो सकता है, मतलब पॉलिनेशन कैसे कैसे हो सकती है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की तरफ, मतलब मैं कह रहा हूं कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की कैसे कैसे कौन कौन से मेथड यूज हो सकते हैं पॉलिनेशन करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला हवा से जा सकता है ना, या इसको मैं थोड़ा कहूं तो बायोटिक एजेंट हो सकते हैं या अबायोटिक एजेंट हो सकते हैं। अबायोटिक माने नॉन लिविंग और बायोटिक माने लिविंग। तो बायोटिक जब हम यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं ज्यादातर एनिमल्स को यूज किया तो हम बोलते हैं इसको जूफिली। कई सारे एनिमल्स यूज सकते हैं जैसे बर्ड्स, सन बर्ड, हमिंग बर्ड, ठीक है, और जैसे रोडेंट्स हो गया, लेमर्स हो गया, है ना, ट्री डेलिंग रोडेंट, ट्री पे चढ़ने वाले, है ना, गेको लिजर्ड होगी, गार्डन लिजर्ड होगी, रोडेंट्स, ये सारे नाम आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं इसलिए बोल रहा हूँ, तो इसको आप एक बार जरा मन में बिठा लो यार, अगर एमसीक्यू आ गया तो ये टिक कर सकते हो आप, है ना। रोडेंट्स हो गए, ट्री डोलिंग रोडेंट्स, ठीक है, और जो गार्डन में आपको देखे गार्डन लिजर्ड हो गया, गेको लिजर्ड हो गया, है ना, प्राइमेट्स हो गया, लिमोर मतलब बंदर की तरह होते हैं, है ना, लिमोर्स, ठीक है, वो सारे जूफिली में आते हैं। बट हम मोस्टली प्लांट्स जो है वो ज्यादातर प्लांट्स बायोटिक को प्रेफर करते हैं, मोस्टली बायोटिक होंगे, जो कुछ ही होंगे जो अबायोटिक कर रहे हैं। और अबायोटिक में भी दो मेथड हो सकते हैं, या तो वो विंड को यूज कर रहा है या तो वो वाटर को यूज कर रहा है। विंड को यूज करने वाले बड़े ज्यादा होते हैं जो अबायोटिक में ना, वैसे तो पहले ही अबायोटिक में कम यूज कर रहे हैं, बट उनमें से भी मेजर विंड को यूज कर रहे हैं। वाटर को यूज करने वाले सिर्फ 30 जेनरा है, 30 जेनरा, ओनली 30 जेनरा, जेनरा मतलब जीनस वगैरह पढ़ना, स्पीशीज जीनस उनको कहते हैं जेनरा, ठीक है, सिर्फ 30 जेनरा, और वो भी किसके, मोनोकॉट्स के, डाइकॉट्स यूज ही नहीं करते इसको, ठीक है, मोनोकॉट्स में, है ना। अच्छा, अब मैं पहले एनिमल का समझा देता हूँ, फिर मैं इन दोनों पे आऊंगा बारी बारी, ठीक है। एनिमल्स में हम ज्यादातर इंसेक्ट को यूज कर रहे हैं, और इंसेक्ट में भी बीज को यूज कर रहे हैं। इसको हमने कहा एंटोनोमोफिली, ये वर्ड्स जरूरी है, एंटोनोमोफिली है। जब हमने इंसेक्ट को यूज किया उसको हमने कहा एंटोनोमोफिली, जब एनिमल को यूज किया उसको कहा जूफिली। जूफिली कॉमन टर्म है, इंसेक्ट को यूज किया तो एंटोनोमोफिली, ठीक है। इसमें क्या होगा, फ्लावर अट्रैक्ट करेगा, फ्लावर किस चीज को, इंसेक्ट को, कि यार आओ मुझे पॉलिनेट करो, ठीक है, मैं बड़ा स्पेशल हूं, मेरे पास नेक्टर है, तो फ्लावर के पास नेक्टर होगा, फ्लावर के पास फ्रेग्रेंस होगी, ठीक है ना, फ्लावर के पास नेक्टर, फ्लावर के पास फ्रेग्रेंस है, और क्या क्या, फ्लावर कलरफुल होगा, कलरफुल ब्राइट फ्लावर होगा, है ना, बड़ा ही लार्ज फ्लावर होता है, खिला खिला सा फ्लावर होता है, लार्ज साइज का, ठीक है, नेक्टर, फ्रेग्रेंस, कलरफुल, ब्राइट और लार्ज होगा फ्लावर, ठीक है। और वो फ्लोरल रिवॉर्ड देगा। फ्लोरल रिवॉर्ड मतलब देखो यार, अब कोई अगर मुझे पॉलिनेट कर रहा है तो मैं उसको कुछ ना कुछ दूंगा ना, तो वही है फ्लोरल रिवॉर्ड। फ्लोरल रिवॉर्ड क्या क्या हो सकते हैं कि वो नेक्टर दे सकता है उसको, है ना, वो उसको इंसेक्ट को क्या क्या दे सकता है, नेक्टर दे सकता है, एक सेफ जगह दे रहा है एग्स ले करने को, तुम मेरे अंदर एग्स लेकर, जैसे अमॉर्फोफेलस एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको, तो वो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता देता हूँ। अमॉर्फोफेलस एक एग्जांपल है जो कि बड़ा टॉल 6 फुट का होता है ये, है ना, ये सेफ प्लेस दे देता है एग्स ले करने के लिए। जो फ्लावर्स उनको, जो बैट्स को और बीटल्स वगैरह को, ऐसे ऐसे इंसेक्ट्स को जो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उनमें से स्मेल भी बड़ी गंदी आ रही होती है, ठीक है, तो उनकी फाउल स्मेल होती है, ठीक है, फाउल ओडोर वो रिलीज करते हैं फ्रेग्रेंस की जगह, ठीक है ना। तो अलग अलग एडेप्टेशन होती हैं, ठीक है, तो ये इंसेक्ट वाले के मैंने आपको जनरल एडेप्टेशन बता दी हैं। अब इनके पोलन कैसे होंगे, इनके पोलन में स्टिकी से पोलन होते हैं, स्टिकी पोलन, जिनके ऊपर पोलन किट होती है। पोलन किट मतलब जो स्टिकी सा सब्सटेंस होता है कुछ, जिससे वो उस इंसेक्ट के साथ चिपक जाए पोलन ग्रेन जल्दी से, ताकि इंसेक्ट के साथ चला जाए वो कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अब कई बार क्या होता है, जैसे ये तो फ्लोरल रिवॉर्ड दे रहा है, कई बार क्या होता है ना, इंसेक्ट आता है बट वो पॉलिनेशन नहीं करता, सिर्फ नेक्टर चुरा के भाग जाता है, या पोलन ग्रेन खुद खा लेता है, बिकॉज न्यूट्रिशन होता है ना उसमें, तो खुद खा लेगा उसको, ठीक है, उसको हमने कहा पोलन या नेक्टर रॉबर्स, ठीक है, नेक्टर या पोलन रॉबर्स। अब यहाँ पे एक कहानी आती है, एक स्टडी आती है इसकी, यूका प्लांट की और प्रोनुबा मॉथ की, तो वो मैं आपको अगले पेज पे बता, यहीं पे बना देता हूँ, ठीक है। प्रोनुबा मॉथ एंड यूका प्लांट, एक मॉथ है प्रोनुबा मॉथ, ठीक है, और एक प्लांट है यूका प्लांट। प्रोनुबा मॉथ जो है यूका प्लांट के लिए
पॉलिनेशन करता है और यूका प्लांट प्रोनुबा मॉथ को एक सेफ प्लेस देता है कि वो आके अपने अंडे लेकर सके। ठीक है, अब उसने अंडे लेकर दिए, जो प्रोनुबा मॉथ के जो लार्वी होंगे वो यूका प्लांट के ऊपर ही फीड करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये स्टडी याद रखनी है, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। ये आप आगे भी एक चैप्टर में पढ़ोगे, तो इसलिए यहाँ पे मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा, वहां पे बता दूंगा, लिखवा दूंगा प्रॉपर। बताया मैंने यहाँ पे भी सब कुछ ही है, वहां पे भी ये बताऊंगा, बट वहां पे लिखवा के बताऊंगा। ठीक है ना, तो विद दिस आपका ये जो पार्ट है कंप्लीट होता है। वाटर में दो तरह से हो सकता है, एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली माने सरफेस के ऊपर आके हो सकता है, और हाइपोहाइड्रोफिली भी हो सकती है। हाइपोहाइड्रोफिली मतलब सरफेस के अंदर हो रही है ना। एपीहाइड्रोफिली जो है, वेलिस्नेरिया एक एग्जांपल है इसका। हाइपोहाइड्रोफिली जोस्टेरा हो गया, हाइड्रेला हो गया, है ना। ये आपके पास फ्रेश वाटर में मिलते हैं, जबकि वेलिस्नेरिया मरीन वाटर में। लेट मी चेक इट एज वेल, है ना, एक बार चेक भी कर लेते हैं। वेलिस्नेरिया, हाइड्रेला फ्रेश वाटर। अच्छा, जोस्टेरा जो है वो मरीन वाटर में होता है। जोस्टेरा जो है वो मेरीन वाटर में होता है ना, थोड़ा सा यहाँ पे अलग हो गया। जोस्टेरा मेरीन वाटर में होता है और हाइड्रेला और वेलिस्नेरिया फ्रेश वाटर में होते हैं। ठीक है, तो ये याद रख लो, रखना चाहो तो। ठीक है, अब क्या होता है, वेलिस्नेरिया में एपीहाइड्रोफिली मतलब सरफेस के ऊपर हो रही है ना। जैसे ये है वाटर का सरफेस, या वाटर का सरफेस ये है, तो नीचे ना ये फीमेल प्लांट है। फीमेल प्लांट का बड़ा बड़ा लंबा लंबा सा क्या होगा, स्टिग्मा होगा। स्टिग्मा नहीं, स्टाइल, है ना। लॉन्ग सा होता है इनका प्लांट। ठीक है, लॉन्ग स्टाइल ऑफ फीमेल प्लांट। तो यहां पे जो है फ्लावर आ गया, मतलब यहां पे जो है फीमेल का गेमेटोफाइट प्रेजेंट होगा ऊपर। ठीक है, तो अब इसको देख के जो पोलन ग्रेन है वो नीचे रिलीज हो जाता है, बट वो ऊपर कैसे जाता है, वाटर के अंदर से होके जाता है। जब भी कोई चीज वाटर करंट की मदद से ट्रेवल कर रही है तो उसको हमने क्या कहा, दैट दिस इज कॉल्ड पैसिव मूवमेंट। पैसिव मूवमेंट कैसे यूज हो रही है, वाटर करंट के साथ ये मूवमेंट हो रही है। ठीक है, और ये जा कहां पे रहा है, ये जा रहा है सरफेस के ऊपर। अब जा तो पानी से होकर रहा है ना, इसीलिए तो ये हाइड्रोफिली का एग्जांपल है। तो ये सरफेस के ऊपर जाता है, इसको पोलिनेट कर देता है, दिस इज कॉल्ड वेलिस्नेरिया। ठीक है, और ये उसका एग्जांपल है। जोस्टेरा और हाइड्रेला, और ऐसे यहाँ पे कुछ सी ग्लासेस भी हैं जो कि इसको यूज करती हैं। ठीक है, जोस्टेरा, हाइड्रेला और सी ग्लासेस, ये क्या करेंगी, इनमें जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कैसे होंगे, सरफेस के अंदर ही सारा कुछ काम सरफेस के नीचे ही हो रहा था। ये सरफेस है तो इसके नीचे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना इतना इतना, तो इसके नीचे सारा कुछ हो रहा है ना। डीप इनसाइड द वाटर प्रेजेंट होते हैं ये, तो इसका सरफेस थोड़ा ऊपर होगा। ठीक है, और यहीं पे पोलन ग्रेन रिलीज हो गया। अब इसमें पोलन ग्रेन कैसे होंगे, लॉन्ग रिबन लाइक पोलन ग्रेन होते हैं, ताकि वो आसानी से फ्लोट करते करते जा सके। तो लॉन्ग रिबन लाइक पोलन ग्रेन होंगे जो कवर्ड होंगे म्यूसिलेजिनस शीट, म्यूकस की एक शीट से कवर्ड होंगे, ताकि उनको कोई डैमेज ना हो। तो ये आपको मैं बोल रहा हूँ, बट यहाँ पे जगह नहीं लिखने की, तो आप इसको आप नोट कर लो, है ना। म्यूसिलेजिनस शीट होती है ताकि वो डैमेज ना हो। ठीक है, तो वो इनमें होती है। ठीक है, इसमें तो इतना क्या, इसमें तो जल्दी जल्दी पहुंच जाना सरफेस तक तो है वो खड़ा हुआ। ठीक है, कितना हुआ टाइम, देखो 1 घंटा होने वाला है। ठीक है, बट कोई ठीक नहीं है, हम ठीक ठाक स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपके पास हाइड्रोफिली। अब कई प्लांट्स है जो वाटर में रहते हैं बट वो हाइड्रोफिली फॉलो नहीं करते। वो क्या करते हैं, बिल्कुल सरफेस पे अपना फ्लावर को लेकर जाएंगे और सरफेस के अपने फ्लावर से विंड की मदद से या इंसेक्ट की मदद से चले जाते हैं। जैसे ये एग्जांपल है आपके पास वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ का। वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ का, ये दो ऐसे फ्लावर्स हैं तो चाहे वाटर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं बट बिल्कुल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, और ये विंड और इंसेक्ट को यूज करते हैं, वाटर को यूज नहीं करते एज पॉलिनेशन। चाहे ये वाटर के प्लांट्स हैं बट वाटर को यूज नहीं करेंगे पॉलिनेशन के तरह, पॉलिनेशन के एजेंट की तरह। विंड को हम बोलते हैं एनेमोफिली, है ना। इसमें प्लांट कैसा होना चाहिए, जो पोलन है वो बड़ा ही नॉन स्टिकी है, नॉन स्टिकी पोलन। ठीक है, लाइट होगा ताकि आसानी से विंड से उड़ जाए, और नॉन स्टिकी क्यों, क्योंकि कहीं पे ही ना कहीं पे भी ना बैठ जाए, है ना, कोई अच्छी जगह को देख के बैठे। नॉन स्टिकी होता है, लाइट होता है, और इन सब में इसमें तो इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर्स आर पैक्ड इन ग्रेट इनफ्लोरेसेंस, ताकि अट्रैक्ट कर सके ना। तो इसमें इनफ्लोरेसेंस में देखने को मिलते हैं फ्लावर्स, इनफ्लोरेसेंस में देखने को मिलते हैं फ्लावर्स। इसमें क्या होता है, या इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में यानी अबायोटिक फैक्टर्स में कोई गारंटी नहीं है ना कि वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इसमें तो गारंटी है कि अगर एक प्लांट से उड़ी है कोई बी तो दूसरे प्लांट में जाएगी ना, कभी तो जाएगी, है ना, अगर वो मरी ना अनलेस एंड लिटिल। तो इसमें गारंटी नहीं है। तो इसमें गारंटी ना होने के कारण ओव्यूल तो एक ही होता है, बट बड़े ज्यादा ग्रेट नंबर, हाई नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन हो जाता है, ताकि अ शॉर्ट सीड सेट के थोड़े सा हमें चांसेस हो। ठीक है, तो ये आप याद रख लो। ठीक है, अच्छा एक और चीज, जो वाटर से पॉलिनेशन करते हैं वो कम पाए जाते हैं, बिकॉज वाटर हर जगह अवेलेबल नहीं होता ना, वो कम होते हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होता है। टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स दोनों वाटर को यूज करते हैं एज पॉलिनेशन, तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कम होती है, आपको लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है ना, और कुछ रह तो नहीं गया यहाँ पे।
अभी ये तो बता रहा था मैं। लाइट नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन होंगे और लॉन्ग स्टिग्मा स्टाइल होंगे, स्टिग्मा स्टाइल। और कैसे होंगे? हेयरी होंगे, फेदरी होंगे, हेयरी होंगे, है ना, हेयरी फेदरी, ताकि जल्दी से जल्दी, ये स्टिग्मा स्टाइल है, यहाँ से कोई पॉलन ग्रेन आया, ओ पक्का मार लिया, इसको पकड़ लिया, है ना, ये होना चाहिए, ठीक है ना। माइक ऑन है? यस ऑन है। तो लॉन्ग स्टिग्मा स्टाइल होंगे, ठीक है, स्लेंडर होंगे, बस यही है इसमें, ताकि वो आसानी से उसको पकड़ सके। अब इसमें एक एग्जांपल दिया उन्होंने, कॉर्न कॉब का एग्जांपल दिया हुआ है। छल्ली का जो भुट्टा था ना, बाल बाल से होता है, उसमें टैसल्स बोलते हैं उन टैसल्स को। वो टैसल्स क्या है? वो स्टिग्मा और स्टाइल ही है उसके, ताकि कोई भी पॉलन ग्रेन आए तो उसको पकड़ सके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये सारा हमने पॉलिनेशन को एक पेज पे कवर कर लिया है, लिखवा नहीं पाए बट समझाया सब कुछ है, ठीक है। अलग अलग प्लांट अलग अलग इंसेक्ट को यूज करता है, अलग अलग एनिमल को यूज करता है, और उसी के अकॉर्डिंग अडेप्टेड होता है। अलग अलग इंसेक्ट अलग अलग प्लांट के लिए होता है। कोई भी सेम इंसेक्ट दो प्लांट्स के पॉलिनेट नहीं कर सकता, एक ही स्पीशीज को पॉलिनेट करेगा, ठीक है। अब हम आते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की तरफ। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है? अब देखो, पोलन ग्रेन पिस्टिल के ऊपर पहुंच गया, पॉलिनेशन हो गई, पिस्टिल के ऊपर बैठ गया वो, है ना, स्टिग्मा के ऊपर। तो अब ऐसे बैठा है ना, यहाँ पे पोलन ग्रेन बैठ चुका। अब इसको पोलन ट्यूब बनानी है, तो क्या पहले ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि यार मेरा ही पोलन ग्रेन है ना। तो उसको हमने कहा कि एक केमिकल का मीडियम, इसमें केमिकल्स यूज होते हैं, है ना। तो केमिकल यूज होने के कारण इसको हम बोलते हैं केमिकल डायलॉग। इनके बीच में केमिकल डायलॉग हो रहा है। ये आइडेंटिफाई कर रहा है पोलन ग्रेन की क्या ये मेरा ही प्लांट है जिसके अंदर पोलन ट्यूब मैं बनाऊंगा, और ये आइडेंटिफाई कर रहा था कि क्या ये मेरा ही प्लांट है जिसको मैं पोलन ट्यूब बनाने दूंगा, ठीक है। तो बस यही है ना। तो अब क्या होगा, ये आइडेंटिफाई करेगा। तो पहले ये केमिकल प्रोसेस हो गया, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का प्रोसेस हो गया। मान लो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बाद कंपैटिबल पिस्टिल, कंपैटिबल निकला। कंपैटिबल का मतलब होता है, कंपैटिबल भी हो सकता है, इनकम्पैटिबल भी हो सकता है। कंपैटिबल मतलब उसी टाइप का है जिसका ये है, मतलब जैसे ये अगर रोज का है तो ये भी रोज का मिल गया, है ना। ये चाहता है कि हाँ मैं इसके साथ पॉलिनेशन कर सकता हूँ, इसको मैं पोलन ट्यूब बनाने दे सकता हूँ। उसको बोलेंगे कंपैटिबल। इनकम्पैटिबल है तो उसको इनहिबिट कर देगा, रोक देगा वहीं पे, और वो आगे नहीं कर पाएगा कुछ भी, है ना, इसमें पोलन ट्यूब नहीं बनेगी। अगर वो कंपैटिबल है तो वो उसको प्रमोट करेगा और पोलन ट्यूब बननी स्टार्ट हो जाएगी। पोलन ट्यूब बन रही है ना। अब जब पोलन ट्यूब बनती है तो पोलिनेशन, जब पोलन जो है दो तरह के हो सकते हैं। 60% में जब ये पोलन आया होगा तो वो कैसा होगा? 2 सेल्ड होगा। जबकि 40% में ये 3 सेल्ड होगा। 3 सेल्ड कैसे? जनरेटिव सेल ने 2 सेल्स पहले से बना लिए। कौन से? जनरेटिव सेल ने डिवाइड करके क्या बना लिए? मेल गमीट बना लिए। 2 मेल गमीट बनते हैं, ठीक है। अब वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। अब 2 सेल्ड में पहले वो 3 सेल्ड तक बनेगा, फिर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगी, है ना। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हो रही है और फिर वो अंदर जाएंगे, है ना, यहाँ तक पहुंचेगा। माइक्रोपाइलर एंड से अंदर एंट्री लेंगे मेल गमीट्स, और यहाँ पे वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस भी जा रहा होता है साथ ही में, वो भी इसी के अंदर जा रहा है साथ में, है ना। क्या होता है, यहाँ पे कुछ शुगर प्रेजेंट होती है जिसको ये अपने अंदर सोख लेता है ना, और उसको सोखते सोखते ऐसे ट्यूब बनाने स्टार्ट हो जाती है। और वो ट्यूब किस चीज की है? इन एग्जाइम से निकली है, वेजिटेटिव सेल की ही वो है ट्यूब, ठीक है। वेजिटेटिव सेल ही इलोंगेट हो रहा होता है, बस ये इलोंगेशन ऑफ वेजिटेटिव सेल इज कॉल्ड पोलन ट्यूब, ठीक है। पोलन ट्यूब बन गई। अब पोलन ट्यूब बनने के बाद एक मेल गमीट, 2 मेल गमीट है, याद रखना। 3 सेल्ड में एक सेल होगा वेजिटेटिव सेल और 2 होंगे मेल गमीट्स, ठीक है। 3 सेल तक तो जाना ही पड़ेगा ना उसको। ये 60% में ऐसे होगा और 40% में पहले से 3 सेल पे पहुंचेगा वो, ठीक। अब देखो, जैसे ये था वेजिटेटिव सेल इंटाइन एग्जाइम, ठीक है। वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल ने क्या किया? माइटोसिस करके 2 सेल बना लिए। तो ये 2 सेल जनरेटिव सेल ने बना लिए माइटोसिस करने के बाद। इनको हम बोलेंगे मेल गमीट या स्पर्म सेल्स। यही इन्होंने किया, माइटोसिस के बाद बनेंगे, ठीक है ना। तो यही है यहाँ पे 2 सेल से 3 सेल, अभी 3 सेल वाला बन गया। एक वेजिटेटिव सेल है, 2 मेल गमीट है, तो ये 3 सेल्ड हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास याद रखने वाली बात है, ठीक है। अब यहाँ पे पहुंच गया, 2 मेल गमीट है ना, बट एक्सेल तो एक ही था। एक्सेल तो एक ही था ना यार। अच्छा, इससे आपको एक चीज पता चली कि एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गमीट होते हैं, ये याद रख लो, ठीक है। अब एक ही एक्सेल है बट 2 मेल गमीट है, तो एक्सेल के साथ एक मेल गमीट जो है वो फ्यूज कर जाता है, ताकि क्या बन सके? जाइगोट बन सके। एंड सेकंड जो है, सेकंड मेल गमीट जो है वो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा, ताकि क्या बना सके? पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, है ना। अब पहले से ही प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेंट्रल सेल था उसके पास 2 न्यूक्लियस थे, अब तीसरा न्यूक्लियस इसका आ गया, तो अब वो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा। पीईसी कैसा स्ट्रक्चर है? ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ट्रिप्लॉइड मतलब 3n, ठीक है। तो ये नोट करो। मेरे ख्याल से यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आपको सारा कुछ क्लियर
अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, कहानी में ट्विस्ट आएगा, ट्विस्ट तो क्या ही आएगा, है ना। अब जो होना था वो हो गया, केमिकल डायलॉग वगैरह सब हमने देख लिया। अब कुछ चीज छूट तो नहीं गई, मेरे को वो याद करने दो, है ना। मुझे अभी तो कुछ याद आया था कि जो छूट गया, मैं चेक कर लेता हूँ यार, बिकॉज ऐसा ना हो कि कुछ छूट, हाँ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज में वही बोलूँ, कुछ तो छूटा था, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज छूट गए। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज क्या होते हैं, ये पॉलिनेशन के टॉपिक से रिलेटेड है थोड़ा सा, तो अभी बता देता हूँ, लेट बताऊंगा तो फिर बात बिगड़ सकती है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो कि किसको प्रमोट कर रहे हैं, जो कि सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट ना कर रहे हो, सेल्फ की जगह क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट कर रहे हो। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या क्या हो सकता है, केस्मोगेमस फ्लावर्स बनेंगे, तो रेयर चांसेस है ना सेल्फ पोलिनेशन होने की, तो केस्मोगेमस फ्लावर्स हो सकते हैं, ठीक है। डाइकोगेमी हो, होमोगेमी ना हो। होमोगेमी मतलब सेम फ्लावर में जब फीमेल और मेल सेम टाइम पे सिंक्रोनाइज्ड वे में पैदा ना हो, है ना, सिंक्रोनाइज्ड वे में अरेंज्ड ना हो। मेल एंड फीमेल आर फार अपार्ट, बड़ी दूर दूर प्रेजेंट हो, ठीक है, सेम फ्लावर पे हो बट बड़ी दूर दूर हो, है ना। या सबसे बेस्ट तरीका बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, सॉरी यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, है ना। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में तो सेम फ्लावर पे जा ही नहीं सकता, ठीक है। और ये तो हो गया कि जो सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट नहीं कर रहे, डिमोट कर रहे हैं, है ना। ये वो तरीके हैं जिनमें सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के, मतलब सेल्फ पोलिनेशन बड़े कम चांसेस इनमें होंगे, वो भी इसमें तो हो ही नहीं सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें हो सकता है ना, दूर दूर है फिर भी पहुंच तो सकता है ना। डाइकोगेमी अगर सेम टाइम पे ना बन रहे हो तो इसमें भी नहीं हो पाएगा, और केस्मोगेमस फ्लावर्स में कोई चांस ही नहीं है, केस्मोगेमस फ्लावर में रेयर है। ये है जो कि बिल्कुल प्रॉपर मेथड है जिससे आप सेल्फ पोलिनेशन को बिल्कुल रोक सकते हो, इसको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अगर हमें सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करना हो उनको बोलेंगे इन ब्रीडिंग डिवाइसेस, तो वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। होमोगेमी होनी चाहिए, ये फार पार्ट की जगह पास पास होने चाहिए, यूनिसेक्सुअल का बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हो जाएंगे, केस्मोगेमस के क्रिस्टोगेमस फ्लावर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ कि हाँ, मोनोसिस और डायोसिस फ्लावर प्लांट। मोनोसिस प्लांट कौन सा प्लांट हुआ, मोनोसिस प्लांट वो है जिसमें दोनों पार्ट्स मेल और फीमेल पार्ट का एक ही घर है, मतलब एक ही प्लांट पे, है ना, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन सेम प्लांट, ठीक है। तो मोनोसिस में अगर सेम प्लांट पे दोनों प्रेजेंट है, दैट मींस देखना ये है फीमेल ये है मेल, बट मैंने कहा कि ये यूनिसेक्सुअल तो है ना, तो ये फीमेल है इसमें सिर्फ मेल है, तो मेल से फीमेल तो जा सकता है ना। तो इसमें क्या नहीं हो पाएगा, इसमें सिर्फ आपके पास सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाएगी, मतलब ये भी ऑटोगेमी को डिमोट कर रहा है, ये इस चीज को प्रमोट कर रहा है, मतलब इसमें ऑटोगेमी ही डिमोट हुई है, गैटोनोगेमी डिमोट नहीं हुई मोनोसिस फ्लावर में। एक होता है डायोसिस फ्लावर, डाई मतलब दो, तो मेल और फीमेल के दो घर हैं, एक घर मेल का एक घर फीमेल का, है ना। तो ये हो गया मेल का घर अलग प्लांट और फीमेल का घर अलग प्लांट है, तो इसमें तो गैटोनोगेमी हो ही नहीं सकती, इसमें सिर्फ जीनोगेमी हो सकती है। तो ये जीनोगेमी को प्रमोट करता है और दोनों को डिमोट करेगा, गैटोनोगेमी को भी और ऑटोगेमी को भी डिमोट करता है और सिर्फ जीनोगेमी को प्रमोट करता है, ठीक है। तो आई होप एंड बिलीव ये आपको क्लियर है। तो यूनिसेक्सुअल डाइशियस फ्लावर क्या करेंगे, दोनों जीनोगेमी को भी रोकेंगे, सॉरी गैटिनोगेमी को भी रोकेंगे और ऑटोगेमी को भी रोकेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, है ना। अब आपके पास फ्यूजन वगैरह मैंने आपको समझा दिया, जाइगोट बन गया। जाइगोट किस तरफ बनता है, फ्लाजेलेंट की तरफ, बिकॉज एम्ब्रियो से फ्लाजेलेंट की तरफ था तो एक्सेल भी फ्लाजेलेंट तो वहीं पे बनेगा ना। या एक मिनट, मेरे ख्याल माइक्रोपाइलर की तरफ बनता है यार, हाँ एक्सेल तो माइक्रोपाइलर की तरफ था ना, तो एक्सेल माइक्रोपाइलर की तरफ था, तो एक्सेल जब फ्यूज करेगा तो जाइगोट बनता है। अब एक टॉपिक आता है डबल फर्टिलाइजेशन का। डबल फर्टिलाइजेशन समझा चुका हूँ बट फिर से दोबारा बता देता हूँ, है ना। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रही है, एक मिनट चौक से ले लेते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों हो रही है, मतलब दो मेल गमीट थे, एक मेल गमीट ने क्या किया, फर्स्ट मेल ने फीमेल गमीट के साथ फ्यूज किया, सेकंड मेल गमीट ने सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज किया, है ना, ताकि क्या बन सके, इससे बना जाइगोट, इससे बना प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में जब फर्दर डिवीजन होगी तो बनेगा एंडोस्पर्म, जो कि ट्रिप्लॉइड ही होगा क्योंकि ये भी ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है ना। जाइगोट में जब फर्दर डिवीजन होगी, जाइगोट डिप्लॉइड है बिकॉज ये हैप्लॉइड ये हैप्लॉइड, तो ये डिप्लॉइड है ना, तो बनता है एम्ब्रियो। अब हम एम्ब्रियोजेनेसिस देख रहे हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस देख रहे हैं, ये मैंने बनाया जाइगोट, है ना। जाइगोट में दो सेल बन जाएंगे, टू सेल्ड, अभी जाइगोट नहीं था, अभी टू सेल्ड एम्ब्रियो बन गया, फोर सेल्ड एम्ब्रियो, ऐसे ही 8 सेल्ड एम्ब्रियो बनता है, 8 सेल्ड एम्ब्रियो, है ना। देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ना। अब इन्होंने अच्छा इन्होंने 2 के बाद डायरेक्ट वही बताया, तो मैं 2 के बाद डायरेक्ट वही बना रहा हूँ, ग्लोबुलर वाला ही, ठीक है। ये 2 सेल्ड है,
अब मैं एम्ब्रियोजेनेसिस समझा रहा हूँ कि एम्ब्रियो कैसे कैसे बनता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट देखो। एम्ब्रियोजेनेसिस देखना, देखो पहले क्या किया इन्होंने, ये तो देखो डीजन, अच्छा हम एक चीज और समझ लेते हैं कि जब ये सब हो चुका है ना, फर्टिलाइजेशन हो गई, अब क्या होगा, सिनर्जिड्स डीजनरेट हो जाएंगे। सिनर्जिड एक तो डीजनरेट पहले हो जाता है, दूसरा भी डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब एंटीपोडल्स डीजनरेट हो जाएंगे, शेड जो फ्लावर्स वगैरह है वो शेड होने स्टार्ट हो जाएंगे इसके, है ना, क्योंकि फ्रूट बनना है अब, है ना। तो फ्लावर वगैरह शेड हो जाएंगे, लीफ वगैरह शेड हो जाएंगे इस टाइम पे, ठीक है। तो ये सब हो रहा होता है। अब एम्ब्रियोजेनेसिस देखना, ये है आपके पास जायगोट, जायगोट ने दो सेल्स में बना लिए, दो सेल, ये है टू सेल, ठीक है। इसके बाद कैसा, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हमने बोला ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो है। यहाँ पे बड़े सारे कई सारे सेल्स होंगे, दिस इज कॉल्ड ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। फिर फर्दर इसमें डिवीजन हुई, फर्दर डिवाइड करके क्या बनाया इसने, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है। इस प्रकार से ये सारे सेल्स हैं, ठीक है, तो ये हार्ट शेप्ड बन गया, एंड दिस इज कॉल्ड हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। और ये ऊपर वाले सेल को हम क्या बोल देते हैं, सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर देखो लिखा होगा यहाँ पे, सस्पेंसर सेल, है ना। देखो पहले ग्लोब्यूलर बना, फिर हार्ट शेप्ड, अब बनेगा मैच्योर एम्ब्रियो। मैच्योर एम्ब्रियो कैसा है वो देखना, इसी से मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना देता हूँ। इस प्रकार से आपको मैच्योर एम्ब्रियो दिख रहा है, जिसमें इस प्रकार से तो नहीं दिख रहा, बट थोड़ा सा ऐसे टेरिटी टाइप सा बनाया हो ना। तो मैच्योर एम्ब्रियो में क्या है, रेडिकल भी आ जाएगा, प्लूम्यूल भी आ जाएगा। रेडिकल मतलब जो फ्यूचर रूट बनाएगा, प्लूम्यूल मतलब जो फ्यूचर शूट बनाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज होनी चाहिए। अब ये तो हो गया एम्ब्रियोजेनेसिस, बट एम्ब्रियोजेनेसिस से पहले एक प्रोसेस होता है जिसको हमने पढ़ा कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। एम्ब्रियोजेनेसिस कब होती है, आफ्टर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। एंडोस्पर्म के बनने के बाद ये कार्यक्रम होता है। अब एंडोस्पर्म क्यों पहले बन रहा है, बिकॉज एंडोस्पर्म किस चीज से बन रहा था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, है ना। और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कैसा है, न्यूट्रिटिव है। तो ये एंडोस्पर्म भी क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा इस एम्ब्रियो को। तो इस एम्ब्रियो के लिए पहले कोई न्यूट्रिशन का सोर्स होना चाहिए, तो ये बनना स्टार्ट करेगा, है ना। ये कोई हमारी तरह थोड़ी है यार, इंडियंस की तरह कि मान लो पता है ना कि 12-12 बच्चे 10 बच्चे कर लेते हैं और भीख मंगवानी है उनसे, पहले कोई न्यूट्रिशन का सोर्स है नहीं उनके लिए, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं है, इनके लिए न्यूट्रिशन का सोर्स बनाएंगे फिर बच्चे करेंगे, है ना। तो पहले यहाँ पे न्यूट्रिशन का सोर्स होगा एंडोस्पर्म, फिर ये एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। तो हम एंडोस्पर्म के बारे में समझते हैं। ये है आपके पास क्या, 3n न्यूक्लियस, जो कि क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब इसमें हो सकता है कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रही हो, तीन तरह से हो सकता है, बट आपको दो ही है सिलेबस में। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है तो उसको बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन रहा है, बड़ा हाईली न्यूट्रिटिव होगा, जैसे कोकोनट का वाटर, वाटर ऑफ कोकोनट, है ना। वो आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में है, ठीक है। फिर हो सकता है कि ये सेलुलर बने, मतलब सेल डिवाइड कर रहे हैं, है ना, एक सेल से दो सेल, दो से चार से चार से छह से ऐसे सेलुलर बन जाए। सेलुलर होता है कोकोनट के कर्नल पार्ट में, जो आप खाते हो ना बड़े चाव से, उसमें होता है सेलुलर, ठीक है। और एक होता है इन दोनों का मिक्सचर जिसको बोलते हैं हेलोबियल, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, ठीक है, ये नोट कर लो, मैं देखूं कुछ छूटा तो नहीं है ना, सारा कुछ मैंने बता दिया। हाँ ये चीज रह गई है कि अभी एंडोस्पर्मिक सेल है, एंडोस्पर्मिक, है ना, कंज्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट इसको आप नोट कर लो पहले, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज नोट इट डाउन। राइट, आई होप एंड बिलीव आपने नोट कर लिया होगा। मेरे ख्याल से ना मैंने कल लाइव में उल्टा बोल दिया था, आज मैं सही सच बता देता हूँ आपको, ठीक है। कल लाइव में मैंने उल्टा बोल दिया। अब क्या हो सकता है कि सीड जब बन रहा है तो उसमें ये एंडोस्पर्म, बिकॉज एम्ब्रियो बन रहा है ना, तो एम्ब्रियो इस एंडोस्पर्म को पूरे को कंज्यूम भी कर सकता है, और हो सकता है कि कंज्यूम पूरे को ना कर पाए। तो अगर उसने कंज्यूम कर लिया तो नॉन एंडोस्पर्मिक बनेगा ना, तो वो होगा नॉन एंडोस्पर्मिक। और अगर उसने कंज्यूम नहीं कर पाया तो वो होगा एंडोस्पर्मिक, बिकॉज उसमें एंडोस्पर्म भी पड़ा हुआ है ना। और एंडोस्पर्मिक को हम बोलेंगे एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस सीड, वो सीड जिसमें एंडोस्पर्म भी बचा हुआ है ना। और नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है ना। तो पिछली बार कल मैंने मेरे ख्याल से एग्जांपल उल्टे बोल दिए थे, आज सही से बता देता हूँ, मतलब सीधे सीधे बोल देता हूँ। एंडोस्पर्मिक वो हैं जो कि डाइकोट्स होते हैं, कल मैंने उल्टा बोल दिया था शायद, है ना। हेलो एक मिनट,
हाँ एंडोस्पर्मिक नहीं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं डाइकोट्स, ठीक है ना। नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस, नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस में डाइकोट्स होंगे, मोस्टली डाइकोट्स, एक्सेप्ट सारे डाइकोट्स नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे, एक्सेप्ट एक है जो कि है, एक मिनट यार मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए हैं बट आपको मेरे ख्याल से दिया नहीं हुआ, कैस्टर, कैस्टर लिखा है मैंने यहाँ पे, है ना। परसिस्ट इन दी मैच्योर सेल, परसिस्ट इन दी मैच्योर सेल मतलब मैच्योर सेल में है वो प्रेजेंट, तो वो कैस्टर यहाँ पे है, जबकि कैस्टर खुद कैसा है, डाइकॉट है, कैस्टर इज अ डाइकॉट बट वो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, उसमें एंडोस्पर्म में बचा है, तो कैस्टर एक ऐसा डाइकॉट है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, और ऑर्किड एक ऐसा मोनोकॉट है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, जबकि यहाँ पे बाकी सारे डाइकॉट्स हैं और यहाँ पे बाकी सारे मोनोकॉट्स हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसा मोनोकॉट जो कि नॉन एंडोस्पर्मिक है तो वो कौन है, ऑर्किड, ऐसा डाइकॉट जो कि एंडोस्पर्मिक है वो है कैस्टर, ठीक है। तो ये है अब इनके बारे में, ठीक है ना। फिर बाकी सारे डाइकॉट्स आप इसमें ले रहे हो, जैसे पी, पी हो गया, देखो यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल्स आपको, पी ग्राउंडनट बीन्स, ठीक है, और उसके एग्जांपल दिए हैं कोकोनट, कैस्टर, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लेना, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं एम्ब्रियो के ऊपर। अब एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो में मैंने आपको क्या कहा कि स्ट्रक्चर्स वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं एक एम्ब्रियो टाइप आपको बना के दिखा देता हूँ, है ना, या सीधा आप एनसीईआरटी ओपन कर लो, मैं वहीं से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये देखो कितना टाइम हुआ, 1 hour 11 minutes, पेज नंबर है फिगर 3.14 खोलो, कॉलियोप्टाइल, शूट एपेक्स, एपीब्लास्ट, है ना, ये सब आपको दिख रहा है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो शेप वगैरह मैच्योर एम्ब्रियो बन गया, तो मैच्योर एम्ब्रियो डाइकॉट एम्ब्रियो में है ना, एक मिनट यहाँ पे वो डायग्राम वगैरह था, ठीक है। मैच्योर एम्ब्रियो में अगर मैं बात कर रहा हूँ डाइकॉट में, तो सबसे पहले तो उसमें कॉटिलेडन होते हैं, है ना। तो जैसे ये है तो वैसे ही यहाँ पे कॉलियोप्टाइल, कॉलियोराइजा, सबसे पहले तो ऐसे ना एक वो होता है, यहाँ पे आप ऐसे लाइन मार लेना, है ना, जहाँ पे एपिब्लास्ट लिखा हुआ है वहां पे एम्ब्रियोनल एक्सिस बना लेना। तो मैं ये डायग्राम ऐसे ही बना देता हूँ, है ना, इस प्रकार से थोड़ा सा, है ना। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसके नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ अलग अलग पार्ट्स होंगे। जो नीचे की तरफ है वो बनाएगा रूट, बनाएगा ना बाद में, तो उसको बोलेंगे रेडिकल। रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप होता है, और रूट कैप को प्रोटेक्ट करने के लिए आएगा कॉलियोराइजा। सिमिलरली यहाँ पे होगा प्लूम्यूल, प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए आया कॉलियोप्टाइल, याद रखना पी से प्लूम्यूल है और पी से ही कॉलियोप्टाइल है, तो प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करने कॉलियोप्टाइल आएगा। अब ये ऊपर की तरफ शूट पार्ट बनाएगा प्लूम्यूल और नीचे रूट पार्ट बनाएगा रेडिकल, ठीक है। हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, जो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है इसके नीचे वाला सारा पार्ट है आपके पास हाइपोकोटाइल, इसके ऊपर वाला सारा पार्ट है एपिकोटाइल, एपिकोटाइल के अंदर ही प्रेजेंट है प्लूम्यूल, ठीक है ना। तो ये सब है आपके पास। एम्ब्रियोनल एक्सिस बता दिया गया, कॉटिलेडन बता दिया गया। कॉटिलेडन बताइए, कॉटिलेडन दो कॉटिलेडन होते हैं ना, देखो जैसे मैं आपको बताऊं, एक सीड का डायग्राम रखें इस प्रकार से, तो ये एम्ब्रियो ही है, सीडी है, दो कॉटिलेडन, एक कॉटिलेडन ये रहा, दूसरा कॉटिलेडन ये रहा आपके पास प्लूम्यूल, ये रहा रेडिकल, ठीक है। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस के, है ना, इस प्रकार से एम्ब्रियोनल एक्सिस बना दिया हमने, ठीक है ना। अब एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकॉट, मोनोकॉट के एम्ब्रियो को जैसे ग्रास फैमिली में हमने उसको कहते हैं स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम बोल देते हैं उसको हम, ठीक है, ठीक है ना। तो कॉलियोराइजा, कॉलियोप्टाइल, ये सब आप यहाँ से देख लेना। अनडिफरेंशिएटेड शीथ जो कि रूट कैप को इनक्लोज करके रखती है उसको बोलेंगे कॉलियोराइजा, और जो कुशनी टाइप सा एक होलो फोलियर स्ट्रक्चर जो कि प्लूम्यूल को कवर करके बैठा है वो है कॉलियोप्टाइल, ठीक है। अब सीड के ऊपर आ जाते हैं। सीड एक्स एल्बुमिनस हो सकता है, नॉन एल्बुमिनस हो सकता है, एक्स एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस सेम ही है, ठीक है। और बिकॉज उनमें कोई एंडोस्पर्म है नहीं तो मैंने बता दिया किसमें एंडोस्पर्म है किसमें नहीं है, और वो एंडोस्पर्मिक भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि एल्बुमिनस सीड भी हो सकता है, ठीक है। पेरिस्पर्म कई बार क्या होता है, न्यू सेलेस का, है ना, जो न्यू सेलेस है वो अभी भी प्रेजेंट होता है, सीड के अंदर भी प्रेजेंट होता है कई बार, तो उसको हमने क्या कहा, पेरिस्पर्म। और ये किस में प्रेजेंट होता है, एग्जांपल आपको सीबीएसई के सैंपल पेपर में है, तो देखो एग्जांपल दिए हुए यहाँ पे, ब्लैक पेपर, बीट, है ना। इन टेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन, जो इन टेगुमेंट्स हैं वो क्या बना लेंगे, सीड कोट बना लेंगे, तो मैंने पहले बता दिया था, है ना। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल जो है वो हल्का सा पोर सा रह जाता है सीड में, है ना, जहां से आप उसको खोल सकते हो, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। तो वो सीड के अंदर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो कैसे ये हार्ड कैसे होता है, ये ना वाटर को रिलीज कर देगा और हार्डन हो जाएगा, खुद को हार्ड कर लेता है सीड, है ना, ताकि वो सीड का कोट बना ले। फिर पेरिकार्प, जैसे पहले वो जो वॉल ओवरी की थी अब ओवरी बन गया फ्रूट, अब वो वॉल फ्रूट की बॉल होगी, अब फ्रूट की बॉल को हमने कह दिया पेरिकार्प, ठीक है। और फॉल्स, अब फ्रूट की तरफ चलते हैं।
फर्स्ट फ्रूट, टू फ्रूट एंड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। फ्रूट की तरफ चलते हैं, है ना। फॉल्स फ्रूट हो सकता है, ट्रू फ्रूट हो सकता है, या पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हो सकता है। पार्थिनोकार्पिक भी फ्रूट हो सकता है। तो ये तीन तरह के फ्रूट आपको देखने को मिलते हैं। फॉल्स फ्रूट जिसमें थैलेमस से फ्रूट बना है ना, थैलेमस या एनी अदर पार्ट से फ्रूट डेवलप हुआ। ट्रू फ्रूट जिसमें जिसमें ओवरी से फ्रूट बना है, ओवरी से फ्रूट डेवलप हुआ। पार्थिनोकार्पिक, पार्थिनोकार्पिक जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन गया। देखो, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन गया। सीडलेस फ्रूट बोलते हैं इसमें, इनको बोलते हैं हम सीडलेस फ्रूट। जैसे बनाना हो गया, है ना, बनाना एक एग्जांपल है। यहाँ पे एग्जांपल याद रखने, ट्रू फ्रूट्स तो वो सारे नॉर्मल फ्रूट्स ट्रू फ्रूट्स ही हैं। आपको एग्जांपल फॉल्स फ्रूट के याद रखने हैं, है ना। जैसे एप्पल है, एप्पल फॉल्स फ्रूट है, वो थैलेमस से बना होता है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी फॉल्स फ्रूट, कैश्यू, काजू जो आप खाते हो ना, कैश्यू, वो भी फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये फ्रूट के बारे में हो गया। अब पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कौन से हो गए, जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहे हैं, याद रखना। अब इसके बाद जो है आपको आता है कि सीड की वायबिलिटी, है ना, जिसको हम बोलते हैं सीड डोरमेंसी। वो मैंने आपको बताया नहीं। सीड डोरमेंसी क्या है, वो टाइम पीरियड जिसके बाद अगर मैं सीड को देखो, इसकी भी कोई लिमिट होती होगी ना कि सीड बन गया, अब कितनी देर तक मैं इसको, मतलब कितने लिमिट है कि कितने दिन तक मैं इसको ऐसे रख सकता हूँ, उसके बाद अगर मैं इसको सो करूंगा तो वो नहीं उगेगा, उसको बोलेंगे हम सीड डोरमेंसी। ये कई साल भी हो सकती है ना। तो ऐसे आपको डाटा वगैरह दिया हुआ है ना। आर्पाइनस लुकाइटस का कुछ ऐसा एग्जाम्पल है ना, किस किसका, लुपाइनस आर्कटाइकस एंड एक और एग्जाम्पल है, एक मिनट, लेट मी चेक इट एज वेल। कहाँ गया, अगले पेज पे होगा। हाँ, ये देखो, 10,000 साल की है किसकी, आर्कटिक टुंड्रा में मिला हुआ लुपाइनस आर्कटाइकस की, ठीक है। और 2000 साल की किसकी है, फिनिक्स नहीं, डेक्टाइलीफेरा, है ना, फिलिक्स डेक्टाइलीफेरा की, इसमें 2000 साल की है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद है एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। बस अब कंप्लीट ही है। और एपोमिक्सिस के बाद, पॉली एम्ब्रियोनी के बाद मैं आपको बताऊंगा कि सीड के क्या क्या फायदे हैं, सीड के क्या क्या फायदे होते हैं। तो पहले वही कर लेते हैं। और एक सीड का डायग्राम मैं आपको बना के दिखाऊंगा। एक सीड का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, जो कि किसका सीड है, वीट का सीड है, इस प्रकार से, है ना। ये वीट का सीड है ऐसे। अब वीट क्या है, वीट इज मोनोकॉट, है ना। मोनोकॉट के केस में मैंने आपको क्या बोला, मोनोकॉट में क्या होगा, एंडोस्पर्म बचा होता है ना। तो ये एंडोस्पर्म बचा हुआ, दिस इज एंडोस्पर्म, जो कि कैसा ट्रिप्लॉइड है। एंडोस्पर्म के बाहर एक लेयर है, एल्यूरोन लेयर, जो कि कैसी है, ट्रिप्लॉइड है, ठीक है। ये इसका सीड कोट, ठीक है। ये स्प्यूटलम है ना। यहाँ पे वही रूट कैप, है ना, कोल्यूराइजा, रेडिकल, यहां पे है आपके पास कोलियोप्टाइल, प्लूम्यूल, ये कोटिलेडन है, ऑलराइट, सीड कोट है। बस ये आपको डायग्राम याद रखना है कि ये डायग्राम आ सकता है, चांसेस हैं इसके आने के, ठीक है ना। ऑलराइट, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। नेक्स्ट चलिए, इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ सीड, यही पे लिखवा देता हूं, एडवांटेजेस ऑफ सीड। सबसे पहला पॉइंट आपको एज इट इज लिखना है ना। ऑल अदर इवेंट्स लाइक फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, उल्टा करके लिख देना, बिकॉज पहले पॉलिनेशन होती है। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर लेस डिपेंडेबल ऑन वाटर, बट सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन है ना, उनको पानी की इतनी आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए तो पानी ज्यादा जगह है नहीं, तो ये वाले प्लांट्स जिनको पानी चाहिए वो ज्यादा जगह प्रेजेंट नहीं होते। बट फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन पानी के ऊपर इतना डिपेंड नहीं करते। तो सीड फॉर्मेशन भी पानी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सीड फॉर्मेशन डिपेंड करती है फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन के ऊपर, जो कि खुद से पानी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, है ना। तो यहाँ पे जो मोर डिपेंडेबल लिखा है, वो लिखा है कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है ये सीड फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो इसको पानी की इतनी आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए, ठीक है, ये एक बेनिफिट हो गया। सेकंड, वेरिएशन, बिकॉज ये रिजल्ट है किस चीज का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो वेरिएशन आपको देखने को मिल सकती है। थर्ड, इसमें सीड कोट प्रेजेंट है ना, तो फ्यूचर जनरेशन को बचा के रखता है, ठीक है। फोर्थ आप कह सकते हो, बस यही आपके कुछ एडवांटेजेस हैं सीड्स के, ठीक है।
इसको आप नोट कर लो, और मैं अगर देखूं कुछ है तो मेरे को यहाँ पे जो मैंने खुद से लिखा हो तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आप इसको इस ऊपर वाले पॉइंट को कैसे लिख सकते हो आसानी से, उन्होंने लिखा हुआ अपनी भाषा में, एंजियोस्पर्म डिपेंड्स ऑन सीड विच डू नॉट रिक्वायर वाटर, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपको आ सकता है क्वेश्चन। सीड एडेप्टिव स्ट्रेटजी है ना, एडेप्टिव स्ट्रेटजी, अलग अलग सीड की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है कि वो कैसे डिस्पर्स करेगा। कोई है ना कांटों वाला सीड होता है कि वो आसानी से उड़ जाए, है ना, किसी इंसेक्ट के साथ, किसी के साथ, है ना, तो अलग अलग सीड के अलग अलग डिस्पर्सल स्ट्रेटजीज होती हैं। ठीक है, तो विद दिस आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट है। अब हम 1.5 घंटे में चैप्टर को कंप्लीट करने के कगार पर ही हैं, और अब हमारे पास सिर्फ लास्ट 2 टॉपिक्स बच गए, जो इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन में क्या है, हमने क्या किया, ये एक हमने क्या ले ली, स्लाइड ले ली। बोले पीपीटी कौन सी स्लाइड, बैकग्राउंड कौन सा लेना है इस स्लाइड का। अब एक कहूं जो आपने माइक्रोस्कोप की स्लाइड देखी होगी, है ना, वो स्लाइड, इसके ऊपर हमने रखा एक इस तरह से पॉलन ग्रेन। ये क्या है, पॉलन ग्रेन, जिस भी सैंपल का हमें लेना है। फिर इसके अंदर मैंने क्या भर दिया, थोड़ा सा मैंने 10% शुगर सॉल्यूशन डाला है। कितना गंदा लग रहा होगा आपको, 10% शुगर सॉल्यूशन मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब क्या होता था असल में, पॉलन ग्रेन जो है वो शुगर किससे लेता था, जब यार क्या दिया है ये इतना नीचे, पॉलन ग्रेन असल में सॉल्यूशन किससे लेता था, बोलिए आप बताइए यार, पॉलन ग्रेन किसके ऊपर लैंड करता था। यस वेरी गुड, अक्षत का बिल्कुल सही आंसर है, रीमा का बिल्कुल सही आंसर है, सीमा का बिल्कुल सही आंसर है, गोविंद का बिल्कुल सही आंसर है, बहुत सही, प्रिया, अंजलि, महक, सबका बहुत सही आंसर। हाँ, ये नैतिक, नैतिक तो उसमें आता था भाई पहले, ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं, चलिए, है ना, तो कहां से लेता था, स्टिग्मा से लेता था। ठीक है, तो इसमें स्टिग्मा तो नहीं है आपके पास, क्योंकि आप इन विट्रो कर रहे हैं, मतलब लेबोरेटरी में कर रहे हैं। इन विवो मतलब एक होता है इन विट्रो, एक होता है इन विवो। ठीक है, एक इन विट्रो होता है, एक इन विवो। अब आप इन विवो का मुझे खुद बताएंगे अगले लेक्चर में, इसमें नहीं बताने का, अगले लेक्चर में बताने का। तो इन विवो इन विट्रो क्या होता है, लेबोरेटरी में करना है, या अब इस लेक्चर के कमेंट में, है ना। तो 10% शुगर सॉल्यूशन आपने लिया है, उसमें आपने पॉलन ग्रेन को रख दिया है। अभी पॉलन ग्रेन इसको एक्सेप्ट करेगा, और इसमें 10% शुगर सॉल्यूशन जो आपने डाला है, उसके कारण ये पॉलन ट्यूब बनाना शुरू कर देगा, पॉलन ट्यूब स्टार्ट्स टू फॉर्म, और फिर आप इसको किसी प्लांट में रख देंगे। जर्मिनेशन तो हो गया ना, जर्मिनेशन क्या होता था, पॉलन ट्यूब का बनना, जर्मिनेशन इज डन। तो ये क्या है, इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन। अगला है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, आपको अपनी मर्जी के प्लांट्स के साथ क्रॉस करना है। इसमें आप क्या करोगे, जैसे आपने एक प्लांट ले लिया, ये उसका मान लो फ्लावर है ना। अब फ्लावर के ऊपर, फ्लावर में ना थोड़ा दूसरे तरफ से बनाता हूं, ऐसे बना दिया मैंने, हाँ, ये आपका प्लांट फ्लावर था, है ना, इस तरह से। अब मैंने ये पहला स्टेप देखो, इससे मैंने क्या किया, एंथर रिमूव कर दिए, ये यंग है, दिस इज ए यंग फ्लावर, इससे मैंने एंथर हटा दिया यंग एज में ही। ठीक है, अगर मान लो मतलब हमने मेल पार्ट हटा दिया इसका, है ना, तो ये कैसा बन गया, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, मैंने इसका एंथर हटा दिया, ये क्या हो गया, पहले क्या था, कंप्लीट फ्लावर था, बिकॉज इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, अच्छा सेपल नहीं दिख रहा, सेपल भी ले लो, सेपल, पेटल, पिस्टिल और स्टेमन चारों दिख रहे हैं, तो ये कंप्लीट था। अब ये इनकम्प्लीट हो गया, बिकॉज एक चीज हमने हटा दी। ठीक है, और जो हमने हटाई है वो क्या था, एंड्रीशियम। एंड्रीशियम मतलब जो भी सारे वॉल था, किस चीज का वॉल को बोलते हैं एंड्रीशियम, किस चीज के वॉल को एंड्रीशियम बोलते हैं, जल्दी लिखिए कमेंट में। स्टेमन, बहुत सही बहुत सही, स्टेमन को हमने हटा दिया, स्टेमन को रिमूव कर दिया, इसको हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। इंसानों या जानवरों के केस में इसको बोलते हैं नसबंदी। इमैस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ स्टेमन, स्टेमन कह लो या मेल पार्ट कह लो, मेल ऑर्गन। ठीक है, उसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन। ठीक है, ये अब ऐसा मिल गया। अब इसके ऊपर आप क्या करोगे, एक बैग से इसको कवर कर दोगे। ठीक है, एक बैग से इसको कवर कर दोगे इस तरह से। अच्छा, ये तो काला ही लग रहा है, नीले में काली की डाल दी होगी मैंने, खुराफाती तो हम बचपन में है, बचपन से है, जैसे बोलते हैं जैसे पता नहीं कितने बड़े बूढ़े हो गए हम। तो ये क्या कर दिया मैंने, बैग लगा दिया इसके ऊपर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम बैगिंग, बैग से इसको कवर कर दिया। बैगिंग क्यों की, वाई बैगिंग इज रिक्वायर्ड, दिस इज डन टू अवॉइड pollination from any other flower। मतलब हम अपनी मर्जी से कोई पोलन ग्रेन हमें डालना है, तो ही तो हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं। आर्टिफिशियल मतलब हम अपनी मर्जी से बना रहे हैं, हाइब्रिड बना रहे हैं। ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से कोई पोलन ग्रेन डालेंगे इसके ऊपर। अब अगर मान लो हमने बैग नहीं लगाया, किसी और फ्लावर का पोलन ग्रेन इसके ऊपर आ गया, तो फिर तो हमारा इसको इमैस्कुलेशन का कुछ फायदा नहीं हुआ। तो ये है सेकंड स्टेप।
ठीक है, बैगिंग। इसका करते क्यों है ये मैंने आपको बता दिया, ताकि कोई और अनवांटेड फ्लावर जो हम नहीं चाहते, बिकॉज हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, तो हम अपनी मर्जी के फ्लावर से ही इसको करवाएंगे हाइब्रिडाइज, ठीक है। तो अनवांटेड फ्लावर इसको कोई ना करे, ठीक है, पॉलिनेट, तो इसीलिए हम बैगिंग करते हैं। और इसमें हम साथ में लगा देते हैं एक टैग। टैग इस चीज के लिए जिसमें हम क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे इस प्लांट का, कौन सा नाम है, डेट लिखेंगे कि हमने लास्ट टाइम बैगिंग किस दिन करी थी, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन हम इसके ऊपर लिखते हैं। तो ये क्या है, टैग है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, टैगिंग। टैगिंग जो की जाती है टू कीप ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्लांट, info of the plant and research date on it, research dates on it, कि किस किस दिन हमने इसके ऊपर रिसर्च की थी, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें रखनी है। तो हम एक टैग सा लगाएंगे, उसके ऊपर हम इसको ऐसे इस बैग के साथ लगा देंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं टैगिंग, ठीक है, ये हो गया। अब आफ्टर दिस जब हमें चाहिए, हम तब क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में मैंने क्या किया, हमने क्या कर दिया, डस्ट कर दिए, डस्ट द दिख रहे इतनी नीचे नहीं दिख रहा इतनी नीचे नहीं दिख रहा, तो फिर रुको, ये भी मैं ऐसा करता हूँ, बोल देता हूँ, फोटो में आपको सारा आएगा, मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है, आप लिख लीजिए, वी विल डस्ट द पॉलन ग्रेन, कौन सा, डिजायर, जो हम चाहते हैं, ऑन द स्टिग्मा, बैग को हटा के, आफ्टर अनबैगिंग, या बैग को रिमूव करके, रिमूविंग द बैग, आफ्टर रिमूविंग द बैग, ठीक है। फिर ये कैसा हो गया, हमने इसके ऊपर डस्ट कर दिया, डस्ट करने के बाद आपका आएगा फिफ्थ, रीबैगिंग। हम इसको फिर से बैग कर देंगे, क्योंकि उस टाइम पीरियड में अगर मान लो ये क्या हो गया, मोनोकार्पेलरी ना होके मल्टी कार्पेलरी है, ठीक है, तो फिर ये किसी और कोई और स्टेमन अगर उस पर आके, स्टेमन अपना एंथर उसके ऊपर क्या बोल रहा हूँ मैं, कोई और जो है कार्पेल अगर एक्सेप्ट कर ले, कोई और पॉलन ग्रेन, तो फिर इसमें कुछ और भी बन सकता है ना, तो इसलिए हमने रीबैगिंग कर दी, ठीक है, फिर हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ वी विल वेट फॉर द डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है, बिकॉज हमने पॉलन ग्रेन डाला है, वो इसको करेगा जर्मिनेट, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इसको नोट कर लो। अब इसमें आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है किस चीज का, बैगिंग क्यों करते हैं, बैगिंग की वो क्या जरूरत क्या है, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे की कहानी देखेंगे, है ना जी। इसको नोट करो, 40 मिनट की हुई है अभी क्लास, आज हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेंगे, 20 मिनट लगभग हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं लगेगा यार, 45 या 50 तक ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, 45-50 तक आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। लीव कर बंद कर दूँ, मिटा दूँ यार, चैप्टर खत्म करना है, ऐसे ना करो यार, टॉपिक समझो आप आज बस, ठीक है, लिखवा में लेना आज एक दिन बस, ठीक है ना। चलिए अब आपका लास्ट टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया बाबू, ए बाबू क्या समझ नहीं आया कि आप धरती पे क्यों हैं? अरे यार इसको थोड़ा आप रिपीट करके देखना, सब समझ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने क्या पता मतलब सुना ना हो जैसे, क्योंकि कई बार होता है यार, मेरे साथ भी होता है, ठीक है ना। तो अब हम लास्ट टॉपिक पे हैं, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या है, सीड फॉर्म हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन विदाउट मियोसिस, मियोसिस नहीं हो रही, एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एक मिनट यार, है ना। अब अगर मान लो सीड बन गया, सीड बनने का क्या मतलब हुआ, एम्ब्रियो बन गया, है ना। और कैसे बना, बिना फर्टिलाइजेशन के बना। जी सीड कैसे बनता है, सीड का मतलब क्या हो गया, एम्ब्रियो हो गया ना, एम्ब्रियो के बिना सीड कैसे है जी, पता है सबको ये चीज। तो सीड फॉर्मेशन विदाउट मियोसिस एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको आप कंफ्यूज कर सकते हैं, तो मैं लिख रहा हूं डू नॉट मिक्स विद, या मिक्स की जगह मैं क्या लिखता हूं, डू नॉट मिक्स स्लैश कंफ्यूज विद पार्थेनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। अब डिफरेंस क्या है, पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, और इसमें क्या है, एपोमिक्सिस में सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन है, और फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन में सीड होता ही नहीं था, ठीक है। इसमें क्या होता था, सीड एब्सेंट होता था, तो इसमें तो सीड बना है ना, इसीलिए तो हम इसको बोलते थे पार्थिनोजेनेसिस को, सीडलेस प्लांट्स, ठीक है। तो एपोमिक्सिस क्या है, सीड फॉर्मेशन हुई है बिना मियोसिस के, बिना फर्टिलाइजेशन के। अब एपोमिक्सिस 3 आपकी बुक में आपको दी हुई है, इसको मैं आपको पेज नंबर इसका भी बता देता हूँ, एक पेज आप आगे बढ़ेंगे ना, आपको ये सब हम कर चुके हैं, ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, तो ये ऊपर वाला पार्ट हम कर चुके हैं, पेज नंबर 38, ये नीचे वाला पार्ट बचा है बस,
अरे साइन तो नहीं दिख रही, ये साइन है नहीं वैसे हमारे, है ना। तो ये नीचे वाला पार्ट आपका बचा हुआ है, बस आपको ये और ये, ठीक है, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट है। इतना सा पार्ट बचा हुआ है, बस आप ये देख लो। इसको हम एगोनोस्पर्मी भी बोलते हैं, एगोनोस्पोरी भी बोलते हैं, इज अदर नेम फॉर एपोमिक्सिस। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एगोनोस्पोरी क्या है, एगोनोस्पोरी क्या है, एक दूसरा नाम है एपोमिक्सिस का। तो एपोमिक्सिस को कहीं अगर आपको मान लो एगोनोस्पोरी लिख के आ जाए तो वो भी एपोमिक्सिस ही है, ठीक है। अब एपोमिक्सिस में फर्टिलाइजेशन, देखो क्या हो रहा है इसमें, सीड बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो सीड इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रही। सीड इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन which here we are getting asexually. Hence हम क्या कह सकते हैं, अब कई बच्चे बोलेंगे बोर्ड में घुसी जाओ, अब लिखना है तो फिर लिखूंगा ही ना यार। Hence apomixis is known as asexual. Apomixis is a method of asexual reproduction which mimics sexual reproduction. Very important line. तो एपोमिक्सिस क्या है, एक ऐसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें जो मिमिक कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है। तो एपोमिक्सिस आपको, ये चीज आपको पता होगी नहीं, मतलब पता चल गई, ठीक है। ये आपके पास है। अब एपोमिक्सिस हम तीन तरह से कर सकते हैं, एक तो न्यू सेल्स के सेल्स, ठीक है, एक इंटेगुमेंट के सेल्स से कर सकते हैं, और एक शुरू से ही एमएमसी से, एम्ब्रियो सैक अगर बने ही ना, ठीक है, तो शुरू से स्टार्टिंग से, ठीक है, एमएमसी से खोल मार है, तो एमएमसी से ही चलता आ रहा है। अब वो भी आपको बता दो, पहले आप इतना नोट करो, ठीक है। मैं साइड पे हो गया हूँ, इसकी मैं फोटो भी खींचता हूँ। हो गया क्या नोट? अब हम देखेंगे एपोमिक्सिस कैसे कैसे हो रही है, ठीक है। सबसे पहला एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल 2n, अब हमने पढ़ लिया तो मैं लिखूंगा साथ साथ में। एमएमसी से डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक बन गया। अब एम्ब्रियो सैक की क्या लिखूं मैं यहाँ पे, 2n या n? टेल मी वेरी फास्ट। एम्ब्रियो सैक एमएमसी से डायरेक्टली बन रहा है, तो क्या लिखूंगा इस केस में मैं, 2n या n, 2n या n, n n n n। बहुत सही, कई सारे बच्चे n लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, आप एक नंबर के गधे हैं, गधे ही हो यार। एमएमसी से डायरेक्टली बन रहा है तो 2n होगा ना, बिकॉज हमने क्या पढ़ा, एपोमिक्सिस में मियोसिस नहीं होगी। मियोसिस अगर नहीं है तो क्या 2n से n बनेगा? नहीं। एक लिखा है, पहली बार लगा था, सही हो गया, वही गलत है, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक से क्या बन जाएगा, एग सेल, जो कि कैसा है, 2n है ना, और इससे आगे जाके सीड बन जाएंगे। सही बात है, समझ आई? तो ये है फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप है न्यू सेल्स के सेल्स। न्यू सेल्स प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक। न्यू सेल्स के सेल्स एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस जाते हैं, प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक, कहीं से भी घुस सकते हैं, है ना, कॉमा, डेवलप देमसेल्व्स इनटू एम्ब्रियो, ठीक है। सीड भी लिख लो, एम्ब्रियो भी लिख लो ना, बिकॉज एम्ब्रियो बन गया तो सीड तो बन ही जाएगा, है ना। डेवलप देमसेल्व्स इनटू एम्ब्रियो, मोर देन वन एम्ब्रियो कंडीशन इज आल्सो, मोर देन वन एम्ब्रियो एट अ टाइम, बिकॉज आपको क्या पता कितने न्यू सेल्स के सेल्स आ गए अंदर, है ना। इसको हम बोल देते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, और ये है सेकेंड टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। थर्ड में इंटेगुमेंट से डायरेक्टली क्या बन गया, इंटेगुमेंट से बन गया एम्ब्रियो, इंटेगुमेंट से भी डायरेक्टली एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। ये आपके पॉली एम्ब्रियोनी, सॉरी एपोमिक्सिस हमने पढ़ ली कि कैसे कैसे हो सकती है। एमएमसी से डायरेक्टली बन सकता है, न्यू सेल्स के सेल्स अंदर प्रोट्रूड कर सकते हैं, इंटेगुमेंट से एम्ब्रियो बन जाता है। अब हम देखेंगे कि एपोमिक्सिस हमने की क्यों है, इसका फायदा क्या है, पहले आप इसको नोट कर लो, ठीक है ना। नोटेड तो मेरे को बता देना, जब नोट कर लो तो एक बार मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, ये करते किसमें हैं हम, एपोमिक्सिस हम किसमें करते हैं वो भी लिख लो। एपोमिक्सिस एस्टरकेसी फैमिली आपने सुनी होगी, एस्टरकेसी फैमिली, उसमें हम करते हैं। एस्टरकेसी फैमिली होगी, पोएसी फैमिली, सॉरी पोएसी नहीं, ग्रास फैमिली है ना, ग्रास की फैमिली है, उसमें हम कर लेते हैं, है ना। तो ये उसमें हम एपोमिक्सिस कर लेते हैं, ये एग्जांपल हो गए इसके, ठीक है। नोट कर लियो इसको भी, है ना। देखो एग्जांपल तो आपको रिटाइम मारना है, ठीक है, तो वो अब मारो, चाहे एग्जाम के टाइम मारो,
पर मारना तो पड़ेगा भाई। अब मारना रट्टा है, रट्टे की बात कर रहा हूँ, कुछ और नहीं मारना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। अब मेरा क्या है भाई, मैं तो अभी 10 मिनट और लेने को तैयार हूँ, है ना। बिकॉज अभी बचा क्या, एडवांटेजेस बचे हैं बस। हो गया ना। तो एडवांटेजेस ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? टाइम आपके पास बहुत कम है अब, है ना। एपोमिक्सिस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहला, ऑफस्प्रिंग इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट, आइडेंटिकल टू पेरेंट। अरे 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 क्या है, कुछ तो चुप गया, अच्छे लगा। ऑफस्प्रिंग इज आइडेंटिकल टू पेरेंट। हाइब्रिड विगोर इज कंजर्व, या विगर कह लो या विगोर, विगोर कहते हैं गवार लोग, विगर कहते हैं थोड़े लोग समझदार होते हैं। हाइब्रिड विगर इज कंजर्व। एंड नेक्स्ट, फार्मर्स नीड नॉट बाय हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर, ठीक है। तो ये हमने एपोमिक्सिस के एग्जांपल एडवांटेजेस लिख लिए, ठीक है। तो इसको आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। हाइब्रिड विगर, हाइब्रिड विगर, हाइब्रिड विगर बता रहा हूं भाई। हाइब्रिड विगर क्या होता है ना, ये किसी चीज में बढ़ोतरी, ठीक है, किसी चीज में एनहांसमेंट, कोई चीज बढ़ रही है, जैसे साइज बढ़ गया क्रॉप का, दैट इज हाइब्रिड विगर, कंजर्व होगी, ठीक है। तो कंजर्व रहता है, बस सिंपल है। ऑफस्प्रिंग इज आइडेंटिकल टू पेरेंट, ये भी क्लियर है। और इसको क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ना चाहूंगा। तो आपके पास भी अगर एनसीईआरटी तो आप रीड कर सकते हो फ्रॉम पेज 39, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ जो है ना, हाइब्रिड वैरायटीज वेजिटेबल क्रॉप्स, ठीक है। तो वहां पे आप देखेंगे थर्ड लाइन, वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर, हर साल हाइब्रिड बनाने पड़ते हैं हाइब्रिड के सीड्स, ठीक है। If the seeds collected from hybrid are sown, the plant in the progeny will segregate and do not maintain hybrid characters. अब उनमें अगले कैरेक्टर्स आ जाएंगे अगर हम उनको सो करेंगे, ठीक है। वो वाले तो चले जाएंगे वापस कहीं ना कहीं। अब हम उन हाइब्रिड कैरेक्टर्स को स्टोर कर लेंगे एपोमिक्सिस करके, और फिर हमें हाइब्रिड सीड्स लेने की हर साल जरूरत नहीं है, ठीक है। Production of hybrid seeds is costly, hence the cost of hybrid seeds become too expensive for the farmer if the hybrids are made into apomix. इन हाइब्रिड को हम एपोमिक्स बना लेते हैं, ठीक है। देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स, फिर ये कैरेक्टर्स कहीं जाएंगे नहीं। अगर मैंने इनको सो कर दिया मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे दोबारा, फिर से नए वो आएंगे प्रोजेनी, तो सेक्सुअल तो चले जाएंगे ना। बट एपोमिक्सिस में सेक्सुअल है ही नहीं। अगर हमने उस हाइब्रिड सीड को एपोमिक्ट बना लिया, ठीक है, हाइब्रिड सीड के कैरेक्टर एक एपोमिक्टिक सीड में ले आए, तो क्या वो बढ़िया नहीं है? बढ़िया है, ठीक है। बिकॉज फिर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है एपोमिक्सिस में, ठीक है ना। देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द हाइब्रिड। अगर हमने एपोमिक्ट बना लिया तो फिर सेग्रीगेट नहीं होंगे कैरेक्टर्स। फार्मर कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड्स टू रेज न्यू क्रॉप आफ्टर ईयर, ठीक है। तो उसको हर साल खरीदने की जरूरत नहीं है, हर साल प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।